बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और हफ्ते का आखिरी दिन, 15 मिनट पहले मैं कहता कि काफ़ी ख़राब दिन रहा मार्केट के लिए, लेकिन पिछले 15 मिनट में मार्केट में शानदार रिकवरी आई है। और ख़ास तौर से अगर आप देखें निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सभी में एक अच्छी रिकवरी। सेंसेक्स तो इनफैक्ट ग्रीन में आ गया है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी प्रेशर है। निफ्टी IIT अभी भी काफ़ी नीचे है, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में निफ्टी में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। आखिरी का 1.5 घंटा है। श्रेया वेरू, गुड आफ्टरनून। और शो की शुरुआत करेंगे इस समय की हेडलाइंस के साथ। खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद रिकवरी की कोशिश में बाजार। निफ्टी 25,600 के ऊपर, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अंडर परफॉर्मेंस। दोनों इंडेक्स 1% तक टूटे। यूएस के टेक सेल ऑफ से IT का मूड खराब। लगातार तीसरे दिन बिकवाली जारी है। आज भी इंडेक्स करीब 2% फिसला। टेक महिंद्रा और TCS वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल है। साथ ही मेटल, सरकारी बैंक, कैपिटल गुड्स और ऑटो और फार्मा में गिरावट कायम, लेकिन FMC शेयरों में अच्छी खरीदारी। RBI ने दरों में नहीं किया कोई बदलाव, लेकिन ग्रोथ और महंगाई दोनों का लक्ष्य बढ़ाया। छोटे MSE कारोबारियों को भी दी बड़ी राहत। अब 10 की जगह 20 लाख तक मिलेगा बिना गारंटी लोन। बैंकों को रीट को लोन देने की दी छूट। आज के बिग स्टॉक्स और ChatGPT पड़े सटीक। दमदार नतीजों के बाद हिताची और नाइका में जोरदार उछाल। दोनों वायदा के टॉप गेनर्स में हुए शुमार। नाइका का मुनाफा 2 गुना हुआ तो हिताची ने भी सभी पैरामीटर्स पे किया सरप्राइज। उधर मजबूत चार्ट्स के दम पर टाइटन चला, लेकिन कमजोर सिंजिन अभी भी करीब 4% नीचे। अच्छे नतीजों के दम पर भागा भारती एयरटेल। शेयर करीब 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। तिमाही आधार पर रेवेन्यू में 3.5% का इजाफा। साथ ही 5G सब्सक्राइबर्स में भी बढ़ोतरी। इधर रिजल्ट के बाद भारतीय हेक्साकॉम करीब 5% दौड़ा। रिजल्ट्स के बाद LIC ने पकड़ी रफ्तार। शेयर करीब 7% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। तीसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में करीब 17% की बढ़ोतरी। उधर नतीजों के बाद केन्स टेक का शेयर करीब 3% फिसला। वहीं हाल की लिस्टिंग फिजिक्स वाला भी करीब 4% नीचे। और चांदी में हाहाकार जारी। MCX पर 2.3 लाख के नीचे फिसले दाम। रिकॉर्ड हाई से आधा हुआ भाव। सोना भी 1.5 लाख के नीचे फिसला। चलिए, मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी है इस समय, लेकिन वॉलेटिलिटी काफ़ी है और इस वॉलेटिलिटी का ही सामना करना है बेसिकली। और इशू ये है कि लगातार मार्केट जो है वो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। एक रेंज है, आज देखिए 25,500 का लो है, सॉर्ट ऑफ 25,650 का हाई है। कुल मिलाकर आज 150 पॉइंट की रेंज रही है। 150 पॉइंट की रेंज मतलब क्या होता है? निफ्टी के लिए 0.5% से थोड़ा ज़्यादा। और उसमें लेकिन 3 स्विंग मिली आपको, एक डाउन स्विंग, एक अप स्विंग, एक डाउन स्विंग, अब शायद एक चौथी स्विंग आ रही है। तो मामला सारा का सारा ये है कि क्या वाकई में ऐसी मार्केट में आपको ज़रूरी है कि इंडेक्स में ट्रेड करना ही करना है? मिड कैप और स्मॉल कैप में लेकिन अभी भी अंडर परफॉर्मेंस है। एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखें, खासतौर से स्मॉल कैप्स में अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखें तो करीब करीब 1:2 पर। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँ, आज हमने सुबह बिग स्टॉक्स में भी 2 स्टॉक्स की बात की थी, हिताची और नाइका, क्योंकि कन्विक्शन सिर्फ यहीं पर था। और दोनों स्टॉक्स का इंटरडे देखिएगा आप। और ये बात क्यों मैं अपफ्रंट डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि मैं नॉर्मली अपफ्रंट पहले मार्केट डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इंटर दिखा दीजिए प्लीज़ दोनों के। क्योंकि इस बाज़ार में आपको बहुत कम शेयर्स मिलेंगे जिन पर आप अगर फोकस करेंगे, लेकिन मामला सारा का सारा ये है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को शायद स्प्रेड ना करके अगर कुछ चीज़ों पर फोकस करें तो वो बेटर रहेगा। देखते हैं खैर आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए फिर कैसा रहेगा। राइट, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है वो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। निफ्टी ने थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन कितनी टिकाऊ ये रिकवरी, वही बड़ा सवाल बनता है। आज जैसा कि सर बता रहे थे, मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक मूव थे, FMCG पैक चला, लेकिन सर आपने भी शुरुआती अपने कमेंट्री में स्टॉक स्पेसिफिक ही पहले जिक्र किया, तो मेरा सवाल पहला उसी पर है।
हालांकि थोड़ा सा बताया आपने, मैं थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगी। आपने दो स्टॉक बिग स्टॉक्स में चुने आज, हिताची एनर्जी और नाइका, दोनों में शानदार मूव, 13% हिताची, नाइका 7% चढ़ गया। तो सवाल ये कि क्या मार्केट में यही वक्त है स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना और इंडेक्स से थोड़ा दूर रहना? बहुत शानदार सवाल किया आपने श्रेया, और एग्जैक्टली यही मेरा एक्चुअली आंसर है। आपने आंसर भी दे दिया, सवाल तो पूछ ही लिया आपने। लेकिन देखिए, इस मार्केट में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इंडेक्स लेवल पर आपको सावधान रहना है, मैं तो कह रहा हूँ इवन स्टॉक लेवल पर भी सावधान रहना है। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल के साथ इसको समझा रहा हूँ। हमने आज सुबह क्या बात की थी कि हम कम शेयर लेंगे लेकिन कन्विक्शन वाले लेंगे। ना हमने केन्स की बात की सुबह, ना हमने भारती में ज़्यादा डिटेल में बात की। इनके सबके इंटरडे दिखाइएगा आप एक बार जरा। केन्स तो अब डे हाई पर आ गया, बल्कि है ना, उसमें शॉर्ट करने वाले फंस गए। बल्कि भारती एयरटेल देखिए किस तरीके से पहले नीचे आया फिर ऊपर आया। हीरो मोटोकॉर्प का आप इंटरडे चार्ट देख लीजिए आप। हीरो मोटोकॉर्प में भी मोर और लेस आपको देखिए पहले नीचे आया, फिर शार्प रैली आई, फिर डिक्लाइन आई। तो जो लोग आज पूछ रहे थे कि मैंने आज सुबह बिग स्टॉक्स में 2 ही स्टॉक्स क्यों लिए, इसीलिए हमारा फोकस सिर्फ आज नाइका और हिटाची पर था, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पर आप गैप अप के बाद लेंगे तब भी पैसा बनेगा। हिटाची में 7-8% का गैप अप हुआ, वो इंटरडे में 14% तक भागा, अभी भी 13% ऊपर है। नाइका 2% के गैप अप के साथ खुला, अब अभी भी करीब 6% ऊपर है। और दूसरी तरफ अगर आपने केन्स जैसा स्टॉक शॉर्ट कर दिया, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करूंगा, क्यों? क्योंकि दिक्कत होती है, नंबर खराब का मतलब ये नहीं है कि बस स्टॉक पिटेगा। ये देखिए, जो लोअर लेवल है वहाँ से तो करीब करीब 300 रुपये की रिकवरी आ गई, 300 रुपये से ज़्यादा की रिकवरी आ गई, क्योंकि सुबह खुला था जो वो 3337 पर। अगर आपने वहाँ शॉर्ट किया तो गए आप, फिर फंसे क्या, लंबा फंसे। और शायद इनकी कॉल चल रही है, उसमें शायद कुछ पॉजिटिव आ गया, इस वजह से एक पॉजिटिव आ रहा है। और एक चीज़, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत छोटे मोटे ट्रेड्स हैं जिनको लेने का कोई मतलब नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे कोई ये नहीं है कि बस आज, वैसे हालांकि आज जो हमने निफ्टी पर एक लेवल बेस अप्रोच की बात की थी वो मोरलेस चली है, वो स्टॉप लॉस के साथ 25,450 के स्टॉप के साथ 25,500 पे बाय करने के, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। 60-70 पॉइंट, 50-60 पॉइंट्स के लिए इतना स्ट्रेस, इतना परेशानी, मतलब इतनी, जैसे कहते हैं ना, स्पेंडिंग योर एनर्जी, इतना एनर्जी स्पेंड करना ज़रूरी है क्या? ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आज अगर बस ये 2 स्टॉक्स के अलावा और अगर आपका कोई ट्रेड नहीं था तो नहीं था, बात खत्म, सिस्टम डाउन, कोई लॉजिक नहीं है। फिर भी मैं लेवल बता देता हूँ जो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। निफ्टी पर लेवल्स रहेंगे सपोर्ट के हिसाब से करीब 25,450 पर से लेकर 25,550 तक, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब 25,700 से लेकर 25,800 तक। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी एक शेड बेटर रहा है निफ्टी से, क्योंकि इसमें निफ्टी में एक दिक्कत है, निफ्टी आईटी। बैंक निफ्टी में एटलीस्ट वो डर नहीं है। और बैंक निफ्टी में आज हमने बात की थी कि 59,500 तक जब तक है तब तक ट्रेंड नहीं बदला है, और अगर डिक्लाइन मिले तो 59,500 के स्टॉप के साथ आप बाय करें, ठीक है। लेकिन अब वो 59,600 तक गए, हम 59,650 तक गए, अब रिकवर हो गए, लेकिन अभी भी कन्विक्शन ट्रेड के हिसाब से नहीं है। 59,500 से 59,800 पर आपका सपोर्ट है, और 60,000 से लेकर 60,300 तक ये आपका बेसिकली रेजिस्टेंस है। वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आज कैसे रहे मार्केट में। वीरू बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। अर्निंग्स बेस है अनुज, एंड मोर स्पेशली लार्ज कैप में फ्रंटलाइन स्पेस में भारती एयरटेल, जिसका प्राइस बिहेवियर प्रॉमिसिंग लग रहा है। प्राइस 2038 एग्जैक्टली भारती एयरटेल का, ये इसका लास्ट ईयर एवरेज है 7 जनवरी 2026 के बाद। मैं 7 जनवरी का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उसी दिन पहली बार 20 डे में टूटा था, और इसका वो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है वो कोलैप्सिंग मोड में आया था, और उसके बाद ही इसने 200 डे में छुआ। लेकिन आप आज स्क्रीन पे वो वाइब्रेशंस, पोस्ट नंबर्स, कन्विक्शन फील कर सकते हैं। 5.94 लाख यानी करीब 1.25% OI का बिल्डअप हुआ है, और लास्ट एवरेज यानी हमारे पास यहाँ पे एक टेक्निकल, एक फंडामेंटल और एक डेरिवेटिव, तीनों अगर आप देखें तो एडवांटेज यहाँ पर भारती एयरटेल में है। पहला स्टॉक ये। उसके बाद रोज बाय रोज FMCG स्पेस का एक स्टॉक आके डिलीवर कर रहा है। जरा एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर दिखाइएगा आप, 2402 पे डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, और ऐसा ही कल मैरिको का बिहेवियर था, 2 रोज पहले ऐसे ही डाबर का बिहेवियर था, और HUL अब अपने सारे एवरेजेस को पार करता है। एक बार मैरिको भी रखिएगा प्लीज, जस्ट फॉर ए कंपैरेटिव एनालिसिस। डे हाई पर, और ये 2405, मात्र 3 रुपए पहले यहाँ पे 2400 करीब 2 पर इसका 200 डे था, और ये रेंज पूरी 5 जनवरी से लेकर अब तक परसिस्ट करती है। यानी घूम के 1 महीने बाद एक बार फिर से FMCG जायंट्स अच्छा मूव दे रहे हैं, लेड बाय HUL और मैरिको इवन।
दोनों ही काउंटर्स बहुत शानदार यहाँ पर, यानी 2 एफएमसीजी, एक भारतीय एयरटेल और एक मैं फेरेस ग्रुप का जिक्र अभी भी करना चाहूँगा, सेल। हालांकि इंट्राडे से थोड़ा सा हाई से नीचे आया, बट स्टिल होल्डिंग स्ट्रॉन्ग एट हायर लेवल्स। 158.77 का लेवल यहाँ पर है। और आप ये समझिएगा कि ये जुलाई 24 के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल। और शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यूड, 0.6% ओआई बिल्डअप, ओआई कम हुआ, माफ कीजिएगा, और स्ट्रेंथ अभी भी परसिस्ट करते हुए। बाकी अगर आप देखेंगे 2-3 जो और अच्छा कर रही है उसमें बीपीसीएल, आईयूसी, पिडिलाइट, दैट्स क्रूड एडवांटेज। लेकिन मैं उसको उस तरफ इसलिए नहीं गया क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक लाइंड अप है, लेट्स सी क्रूड का क्या होता है, तो उस पर फोकस नहीं करेंगे। बट ये थी 4 काउंटर्स थे। अनुज, ये मैं एक हल्का सा एक स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा। भारतीय एयरटेल नंबर्स कैसे लगे, और क्या भारतीय में वो जो डिप था टुवर्ड्स 200 EMA वो अभी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है क्या एंटर करने के लिए आफ्टर दिस नंबर्स? देखिए वीरू, मेरा जो सुबह व्यू था अभी भी वही व्यू है। और अगर आज सुबह जो डे लो पर था, अगर आपने मुझसे तब सवाल पूछा होता तब भी मेरा वही व्यू रहता। मैं अपना व्यू हर 2 दिन में नहीं बदलता हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक एटलीस्ट। स्टॉक स्पेसिफिक तो आपका व्यू इंडेक्स पे चलो ठीक है, फिर भी आपका व्यू बदल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक तो आपका व्यू इतनी जल्दी नहीं बदलना चाहिए। तो भारतीय पर मेरा व्यू हमेशा से यही रहा है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको डिक्लाइन में लगेगा कि कितनी करेक्शन ब्रूटल हो रही है, लेकिन मौका तभी मिलेगा आपको बाय करने का। और ये लगातार आज की बात नहीं है, लगातार पिछले 6 साल की बात है। इंडेक्स का सबसे कंसिस्टेंट स्टॉक रहा है ये। अभी अंडर परफॉर्मेंस चल रही है इसमें, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या इस साल वापस ये ऑल टाइम हाई लगाएगा, मेरा जवाब होगा हाँ। ये देखिए क्या शानदार चार्ट है, मतलब ऐसा चार्ट इसमें आज ये पिछले हफ्ते जैसी पता है कितनी, कम से कम नहीं तो 25 डिक्लाइन आई होंगी, वो आपको दिखाई नहीं देंगी बस इस चार्ट में। ये वाली डिक्लाइन भी जो अभी आ रही है ना, ये 5 साल के बाद आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि चार्ट इस तरीके का है। तो इसके लिए तो ये मेरा व्यू रहेगा। अब मैं एक और स्पेस पर बात करना चाह रहा था वैसे वीरू। एक बार आप मेटल्स का इंटरडे चार्ट देखिएगा, और आज मुझे लग रहा है कि जो मेटल्स का इंटरडे चार्ट है ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा है कि अब वो जो बस एक सिंपल बस ग्लोबल मेटल गिरे तो सुबह मेटल शॉर्ट कर दो, मेटल चले तो मेटल खरीद लो, उससे काम नहीं होगा। अब आप जैसे सेल की आपने बात की थी, इंटरडे देखिए, आप वेदांता का इंटरडे देखिए। अब वेदांता का इंटरडे लेकर आइए आप जरा। वेदांता अब आप देखिए सुबह क्या शानदार, एक्चुअली आज तो मेटल्स में अपॉर्चुनिटी रही बल्कि लॉन्ग करने की, सुबह से मेटल्स भागे हैं। तो इंटरडे में देखिए किस तरीके से आप बिल्डअप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस मार्केट में ना लेज़ी काम नहीं चलेगा। लेज़ी काम से मतलब है कि अगर गोल्ड सिल्वर ऊपर है तो हिंदुस्तान जिंक खरीद लीजिए, नीचे है तो हिंदुस्तान जिंक शॉर्ट कर दीजिए, ये नहीं चलेगा। नंबर अच्छा है तो बाय कर लीजिए, नंबर खराब, ऐसे नहीं होगा। आपको बहुत केयरफुली एक इंडिविजुअल स्टॉक्स देखकर, पोजीशनिंग देखकर, उसके बाद एक व्यू लेना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया जी, आरबीआई पॉलिसी आज का बड़ा इवेंट था सर, और अगली पॉलिसी 6-8 अप्रैल को होगी और 20 फरवरी को इसके मिनट्स जारी होंगे। लेकिन क्या निचोड़ निकला आज आरबीआई पॉलिसी से? निचोड़ ये निकला है कि अब गवर्नर साहब कह रहे हैं अब मुझसे मत एक्सपेक्ट करो, बस मैंने जितना तुम्हारे लिए करना था मैंने कर दिया। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितना गवर्नर साहब कर सकते थे उससे ज़्यादा कर चुके हैं, तो एक्सपेक्टेड था ये। मतलब हाँ, मतलब जैसे होता है ना, अब जैसे अब क्या होता है कि हमारी माता जी होती हैं, वो हमारे लिए सब कुछ करती हैं, उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन ख़त्म नहीं होती। लेकिन एक स्टेज आती है ना उनकी भी कि वो एक स्टेज पे आके कहें कि यार अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, अब बाकी तो तुम खुद करो। तो अब गवर्नर साहब ने आपके लिए क्या नहीं किया, लगातार एक के बाद एक रेट कट किए। जब से वो आए अपनी पहली पॉलिसी में उन्होंने रेट कट किया, और पिछली पॉलिसी तक वो या तो रेट कट करते रहे या आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव देते रहे। अब हम उस स्टेज में आ गए हैं जहाँ पर उनको आके लग रहा है कि बस अब हमारी तरफ से आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब जो करना है वो या तो सरकार को करना है या फिर आपको प्राइवेट सेक्टर को करना है, उनमें दो में से एक चीज़ करनी है। पॉलिसी आज की एक नॉन इवेंट होनी थी, नॉन इवेंट है। एक आध स्टॉक है जैसे कि मन्नापुरम वगैरह जिस पे थोड़ा सा एक मूव आ गया पॉलिसी की वजह से, वो अपनी जगह है। लेकिन उसके अलावा अगर आप स्पेसिफिकली पॉलिसी से अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो कुछ शायद ना एक्सपेक्ट करें तो चलेगा। चलिए एक काम और करते हैं, अब जरा रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर श्रेया के पास चलेंगे। रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में सबसे पहले हिटाची एनर्जी शानदार नतीजों के बाद भागा, और आज मैं बात भी की थी कि गैप अप हो तब भी चेज़ करें, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू है तो घबराएं नहीं, 7-8% के गैप अप से 13% ऊपर। नायका शानदार नतीजों के बाद ये भी गैप अप हुआ लेकिन उसके बाद भी भागा और अब करीब करीब इस समय 5.6% ऊपर। LIC
काफ़ी समय के बाद LIC के अच्छे नतीजे। कुछ देर पहले आप मैनेजमेंट को सुन भी रहे थे CNBC आवाज़ पर। सुबह खुला गैप अप 4% और उसके बाद करीब करीब 7%। वॉल्यूम देखिए आज LIC के करीब करीब 1.5 करोड़ शेयर के वॉल्यूम हुए हैं। ITC सभी तरीके के सिगरेट पैकेज 15 से 20% तक 30% तक महंगे हो गए हैं आज ऑफिशियली वो प्राइस आ गई है स्ट्रीट पर, उस वजह से। फिसड्डी स्टॉक्स में टाटा LXC और टाटा टेक का IT शेयरों में लगातार दूसरे दिन दबाव रहा, क्योंकि स्पेशली जो AI से रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें ऊनो मिंडा कॉल के बाद फिसला ये स्टॉक। यहाँ पर आज बड़ी गिरावट है और ट्यूब इन्वेस्टमेंट 2 दिनों से कॉल के बाद से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। मैं एक्चुअली इसमें एक स्टॉक और इन्वॉल्व करना चाहता था। अगर आप आज का केन्स का इंटरडे चार्ट देखेंगे तो टेक्निकली आज ये टेक्निकली रफ्तार का घोड़ा है। टेक्निकली रफ्तार का घोड़ा है क्यों? क्योंकि इसका ना एक बार ऑफ डेज लो दिखाइएगा कि डे लो से कितना भागा है ये, उससे पता चलेगा कि आज शॉर्ट करने वाला कितनी पेन में है। 3371 के लो से 3649, 10% तो नहीं होगा, 8-9% होगा। फायर करिए जरा वो प्लेट इसकी। हाँ अभी आ जाएगी, देखिए 9.5% भागा है ये इंट्राडे में। समझ रहे हैं इस बात को आप? अगर आपने शॉर्ट करा है, 100 शेयर का लॉट है, अगर 300 रुपये अगर भागा है, मतलब 32-33 हज़ार रुपये पर लॉट आपका लॉस है अगर आज आपने इसमें खुलते ही शॉर्ट करा है तो। और ये EMS स्पेस एक साइन दे रही है कि वर्स्ट इज़ ओवर। इससे पहले डिक्सन में भी हमने रिजल्ट के बाद हमने कहा था कि शॉर्ट मत करिएगा। आपको याद होगा, आई थिंक हमारे जो एकदम लॉयल व्यूअर्स हैं उन्हें याद होगा, डिक्सन पर हमने 10,000 पर एक व्यू लिया था कि अब इसको शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ से पैसा जो है डिक्सन पर लॉन्ग साइड पर बनेगा। एक बार डिक्सन का भी चार्ट रख दीजिएगा। अभी तो खैर 11,362 पर आ गया है। और आज केन्स क्लियरली, इनफैक्ट मैं सच बताऊं तो आज केन्स पर सुबह क्लियर हो गया था, जिस तरीके से उस स्टॉक में मूव किया था कि नहीं अब ये और गिरने को तैयार नहीं है। तो ये एक और आज का टेक्निकली देखा जाए तो रफ्तार का घोड़ा। चलिए श्रेया, अब बाकी के स्टॉक्स और उसके अलावा आज का कार्यक्रम का क्रम। जी, फटाफट से अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेकर आ जाइए स्क्रीन पर, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट थोड़ा रिकवरी के साथ रिकवरी के साइन दिखा रहा है, तो कौन कौन से काउंटर्स इसको पुश कर रहे हैं। FMCG पैक में अच्छे मूव्स, तो ITC देखिए 4.5% और इनफैक्ट सिगरेट प्राइस हाइक को लेकर भी कुछ खबरें और शो में समझेंगे इसको आगे। कोटक महिंद्रा बैंक चढ़ गया 3%, भारतीय एयरटेल रिजल्ट के बाद ये दौड़ा, और बजाज फाइनेंस शुरुआत से ही आज इस पर्टिकुलर काउंटर में तेजी बनती हुई नजर आई है। इसके अलावा वायदा बाजार से देखिए हिताची एनर्जी आज का हीरो ऑफ द डे और 13% से ज़्यादा की इस पर्टिकुलर काउंटर में तेज़ी बनती हुई नजर आए। आफ्टर रिजल्ट LIC साथ ही नाइका आफ्टर रिजल्ट भाग गया और एम्बर एंटरप्राइजेस पूरा EMS पैक फोकस में, तो 4% ये भी दौड़ गया। लेकिन बैकफुट पे कौन कौन से स्टॉक्स रहे? अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी तेजी हुई थी, आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है 2%। HDFC लाइफ 3% डाउन है और ऑब्वियसली IT एज अ पैक बैकफुट पे, तो टेक महिंद्रा और TCS जैसे काउंटर्स पर डेंट पड़ा है। वायदा से देखेंगे आप तो टाटा LXC अगेन IT ऊनो मिंडा का जो कॉल था वो अच्छा नहीं लगा स्ट्रीट को, तो 6% टूट गया टाटा टेक, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट आफ्टर मैनेजमेंट कमेंट्री गिरता हुआ नजर आया है। तो ये बात होगी ट्रेंडिंग स्टॉक्स की, लेकिन अब आपको बताते हैं कि कार्यक्रम में होगा क्या। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे JM फाइनेंशियल सर्विसेज के नीरव वोरा जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन, जोमिल मेहता, अमित सेठ और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:15 पर कंचन नौटियाल आपको बताएंगे कि हिताची का शेयर क्यों दौड़ा है। 2:20 पर नतीजों पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ होंगे केन्स टेक के मैनेजमेंट। साथ ही 2:35 पर यतिन मोता बताएंगे आपको गोल्ड फाइनेंस शेयर क्यों फोकस में है। फिर 2:45 पर मंगलम मालू आपको बताएंगे कि आज सिगरेट से जुड़े शेयरों में क्यों तेजी है। फिर 2:55 पर SBI के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे गौरव ज्वलकर, और BSC और औरो फार्मा का प्रीव्यू करेंगे कंचन नौटियाल। 3 बजे बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के CIO नवीन कुलकर्णी जी। 3:05 पर डेली रूम चेक, 3:10 पर नोटिस कल के लिए यानी कि सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी, 3:15 पर BTST STBT कॉल, साथ ही 3:20 पर कंचन से समझेंगे कि अगले हफ्ते के ट्रिगर्स कौन कौन से हैं। चलिए हमारा पैनल तैयार है और शुरुआत करते हैं आज की ट्रेड्स की। आप सभी को गुड आफ्टरनून। मानस जी बताइए इस समय की ट्रेड क्या रहेगी? तो देखिए इस समय के लिए एम्बर पे मेरा ध्यान है। एम्बर में हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और 5,600 से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। आज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो आई थिंक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। स्टॉप लॉस आपको 54.99 6,499 पे लगा के रखना है और 6,950 6,950 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 6,700 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 221 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 159 का स्टॉप लॉस लगाना है।
6700 की कॉल ऑप्शन में और 350 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। एम्बर एंटरप्राइजेस कल के पॉज के बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग फिर, और जो ये स्ट्राइक बताई है मानस ने, इसका जरा आप पुआई बिल्डअप देखिए, बस आपको पता चल जाएगा। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ईएमएस सेगमेंट का एम्बर एंटरप्राइजेस 6700 की कॉल है। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मतलब मेरी नजर बीएसई लिमिटेड के ऊपर है। मुझे लगता है एक मोमेंटम प्ले, प्योर मोमेंटम प्ले करना है तो बीएसई लिमिटेड का चार्ट देखें। 2910 के आसपास फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है। 2900 के ऊपर का ये स्विंग है और मुझे लगता है 2960 से लेके 3000 तक का, सो 2960 से लेके 3000 तक का स्विंग मुझे लगता है आना चाहिए। सो बीएसई इज अ बाय अबाउट 2900। स्टॉप लॉस 25 पॉइंट्स का होगा, सो 2875 का स्टॉप लॉस होगा और बीएसई लिमिटेड बाय करें फ्यूचर। ठीक है, बीएससी खरीदना है, फ्यूचर्स में खरीदारी की राय राजेश जी की तरफ से। अमित जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा मैरिको। मैरिको में जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, यहाँ एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है। आज के सत्र में स्टॉक ने लगभग 740 के लेवल्स टेस्ट किए थे और वहीं से एक कैंडल ने लॉन्ग शैडो बनाई है, मूविंग एवरेज टेस्ट करके डेज हाई पे ऑलमोस्ट है। तो ये चैनल ब्रेकआउट इन प्लेस है और यहाँ पे स्ट्रेंथ है, इसे बाय करें। 745 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 765 पे। ओके, अब चलते हैं अरुण मंत्री के पास। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी अनुज जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट्स को। अगेन अनुज जी, मुझे लग रहा है एचडीएफसी लाइफ में एक ब्रेकडाउन है और मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक में 680 675 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो शॉर्ट करने की सलाह रहेगी फ्यूचर को 702 के आसपास। 713 का स्टॉप लॉस रहेगा और 682 तक के लेवल्स नीचे में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल इंश्योरेंस स्पेस में ही वीकनेस, एक्सेप्ट एलआईसी को छोड़ दे तो सभी में वीकनेस नजर आ रही है। मुझे लग रहा है एक अच्छा एचटीबीटी ट्रेड एचडीएफसी लाइफ पे बन सकता है। ओके, एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर एक ट्रेड आपका सेल ट्रेड याद रखिएगा। 10.5 लाख शेयर इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, लगभग 3% नीचे ट्रेड करता हुआ स्टॉक है। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा भारती एयरटेल पर। अभी अभी आप बात कर रहे थे इस पे और मुझे लगता है यहाँ पे 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास से जो सपोर्ट लिया है, अब यहाँ से फिर से एक नई रैली शुरू होगी। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, अब ये कंटिन्यूएशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1985 पर और टारगेट ऊपर में होगा 2120। ठीक है, भारतीय एयरटेल डिस्कस हो रहा था और डेज हाई पर कर रहा है कारोबार आफ्टर रिजल्ट्स। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक रिकैप फटाफट से आपके लिए लेकर ला जाते हैं। मानस जी ने एम्बर चुना है, अच्छी तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में 6950 के टारगेट है, 6499 का स्टॉप लॉस लगाने, खरीदारी की राय। राजेश सातपुते जी कह रहे हैं कि बीएससी यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो फ्यूचर्स में यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। बीएससी के टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएंगे और 3000 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 2875 का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। अमित जी ने एफएमसीजी पैक से मैरिको चुना है, एफएमसीजी पूरा पैक अच्छा करता हुआ और मैरिको में खरीदारी की राय, और कल भी इस पर्टिकुलर काउंटर पर चर्चा हो रही थी, काफी अच्छा नजर आ रहा है। साथ ही अरुण कुमार मंत्री जी ने एचडीएफसी लाइफ चुना है, यहाँ पे बिकवाली की राय, और बाकी सभी कॉल्स अगर आप देखें तो बाई साइड है, एक सेल साइड की कॉल आई है। नीचे के टारगेट वो देख रहे हैं 682 की और ये आपको रखना है फोकस में। और सोमिल जी ने भारतीय एयरटेल चुना है, 2120 के टारगेट है, 1985 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन ऐसे मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, ये समझ लेते हैं नीरव वोरा जी से। नीरव जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को और सारे पैनलिस्ट को। तो देखिए, मेरा आज का जो फंडामेंटल पिक है वो है आईटीसी। इसका बहुत ही सिंपल रीजन है, करीबन 420-425 के आंकड़ों से ये गिर करके ऑलमोस्ट 305 लेवल्स पे आ चुका है। और सीधी सी बात है कि जो एक्साइज बढ़ाए थे इस पे तो एक शार्प फॉल हमने देखा था, बट कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आने वाले 1-1.5 साल में आगे चलकर हमें ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी एडिशनल एक्साइज इसमें बढ़ेगी। तो वैल्यूएशन के तौर पे अगर हम देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन लेवल पे है ये, करीबन ट्रेलिंग बेसिस पे 20 के पी पे मिल रहा है, जो ओवरऑल एफएमसीजी स्पेस में कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं है जो इतने सस्ते लेवल पर अवेलेबल है। अब सेकंड बात ये है कि आज से मेरे ख्याल से 20-30% का एक जो सिगरेट्स के पैकेट हैं वो बढ़ करके बिकने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि जो भी अल्कोहल कंपनीज होती है या फिर
सिगरेट्स की कंपनी होती है, ये सारा एक्साइज को पास ऑन करती है एंड यूजर को। तो हमें लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू दिस पर्टिकुलर कंपनी। 355 का लक्ष्य लगा करके आप इसे डेफिनेटली इस लेवल पे बाय कर सकते हो। ओके, चलिए कॉल्स पूरी हुई। अब आज के हीरो ऑफ द डे की बात करते हैं, हिताची एनर्जी। क्या अच्छा लगा मार्केट को, कंचन से जानते हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून। जी, गुड आफ्टरनून। दरअसल इसके नंबर्स आए थे और नंबर्स में हमने ज़बरदस्त इजाफा जो है यहाँ पे आता हुआ देखा है। चाहे आप बात कर लीजिए कंपनी के प्रॉफिट की, शानदार उछाल के साथ जो कंपनी का प्रॉफिट है वो दर्ज हुआ है रेवेन्यू फ्रंट पे। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट रहे हैं। यही नहीं बल्कि अगर इस टाइम पे इनका ऑर्डर बैकलॉग देखें तो वो इस टाइम पे करीब करीब 30,000 करोड़ के जो आंकड़ा है उसको छूता हुआ नजर आया है। Q3 की ही बात करी जाए तो वहाँ पे 74% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें एक जंप देखने को मिला है। करीबन 2,500 करोड़ की ऑर्डर बुक Q3 में अकेले ही देखने को मिली है, जिसमें से अगर एक्सपोर्ट्स की हिस्सेदारी देखी जाए तो 30% के जो टोटल ऑर्डर्स हैं वो हमें एक्सपोर्ट से आते हुए दिखाई दिए हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा था कि EU इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है वहां से भी इसको काफी बड़ा एक जो बेनिफिट है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से इंडिया एनर्जी में ट्रांजिशन ले रहा है वहां से भी एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। गाइडेंस की बात करी जाए तो मैनेजमेंट इस टाइम पे काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी जो डबल डिजिट EBITDA है वो हमें देखने को मिल सकता है। और इस टाइम पे डेटा सेंटर को लेके हम देख रहे हैं कि इंडिया कितना ज्यादा फोकस्ड है। उसमें से अगर टोटल देखा जाए तो 10 से 15% की कैपेसिटी इस टाइम पे हिताची की भी नजर आ रही है। जिसके बाद जेफरीज की यहाँ पे बाय की रेटिंग आई है। उनका मानना है कि करंट मार्केट प्राइस से अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है, जिसके बाद 25,000 के टारगेट कोट कर दिए हैं। ओके, चलिए कंचन, शुक्रिया। तो ये बात हो गई हिताची एनर्जी की। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जो आज इंट्राडे में सबसे शानदार मूवर रहा है। जी हाँ, एक बार वापस इंट्राडे चार्ट दिखाइए आप केन्स टेक का, और डे लो से करीब करीब 10% की रिकवरी हो चुकी है। अब यहाँ नंबर्स एस्टिमेट से कम रहे हैं और कंपनी ने अपनी गाइडेंस भी काटी। वो ऑब्वियस और लॉजिकल है, क्योंकि अगर 54% अचीव हुआ है तो गाइडेंस कहाँ से मीट होगी। लेकिन शायद मार्केट को उसके आगे कुछ अच्छा दिख रहा है। क्या अच्छा दिख रहा है, चलिए कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और CFO जयराम संपत से समझ लेते हैं। जयराम जी, गुड आफ्टरनून। ऐसा क्या कह दिया आपने कॉन कॉल में कि स्टॉक में इतनी बड़ी रिकवरी आ गई? जरा एक कुछ बताएंगे कि आगे जाते हुए, देखिए ये तो आपने बोल दिया कि गाइडेंस नहीं मीट करेंगे और वो लॉजिकल भी है, लेकिन क्या कुछ ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं? क्या आगे जाके थिंग्स इंप्रूव होंगी? जरूर जरूर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो बेसिकली जो भी एक्सपेक्टेशन रहता है इन्वेस्टर्स का, मार्केट का, कस्टमर्स का, वो मीट नहीं होता है तो वो इट इज कहते हैं ना, जो ज्यादा प्यार करता है वो ज्यादा एक्सपेक्ट करता है। तो वी ऑलवेज बिलीव दैट इफ एन एक्सपेक्टेशन इज नॉट मेट, इट मीन्स दैट देयर आर पीपल हु आर हैविंग एक्सपेक्टेशंस ऑन अस। सो वो फिलोसॉफिकली है। बट एक्चुअल स्पीकिंग हमारा इस साल में जो है लास्ट क्वार्टर में कुछ अच्छा काम करेंगे हम लोग। और हम ये कह रहे हैं कि 4,100 करोड़ के करीब करीब साल भर का निकालेंगे। और हमारे जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, उसमें रियली वो दे हैव नाउ काइंड ऑफ मैच्योर्ड इनटू अ मनी स्पिनिंग एंटरप्राइज। एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ओसैट और पीसी बोर्ड दोनों के फैक्ट्रीज रेडी होंगी और अगले साल उनमें से सिग्निफिकेंट रेवेन्यूज आएगा और एक साल के बाद उसमें से पॉजिटिव कैश फ्लो भी आएगा। और हमने ये भी एक्सेप्ट किया है कि थोड़ा बहुत इनएफिशिएंसीज रही हैं हमारे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, तो वो फोर्थ क्वार्टर तक हम लोग एड्रेस कर देंगे। और हमारा बिजनेस जो है क्वार्टरली बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस जो है वो ऑर्डर बुक पे चलता है। ऑर्डर बुक इज द लीडिंग इंडिकेटर और द कॉजल फैक्टर। एंड जो हमारा एक्चुअल नंबर्स आप देखते हैं वो है लैगिंग इंडिकेटर और वो रिजल्ट है। तो रिजल्ट को देख के यू कैन नॉट जज ए कंपनी, यू हैव टू जज ए कंपनी बेस्ड ऑन लीडिंग इंडिकेटर। तो हमारा जो ऑर्डर बुक है वो करीब करीब 9,000 करोड़ का हो चुका है। ऑर्डर बुक वो 1.5 साल में करने वाले हैं। और काफी नए नए प्रोडक्ट्स हमने जो है गाइडेंस इसीलिए काटा है कि एक पर्टिकुलर सेफ्टी क्रिटिकल प्रोडक्ट है जिसका हम नया वर्जन के साथ एंट्री लेना चाहते हैं ताकि हमारा मार्केट शेयर थोड़ा बढ़ जाए उसमें। तो वो रेलवे रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो हमने ऑन आवर ओन वॉल्यूशन हायर ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट वी आर going to supply and we may not push through that product supply this year.
बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, लेकिन बिल्कुल मैं आपकी वो बात मान गया, लेकिन आज 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई, जेपी मॉर्गन की और जेफरीज की। दोनों ने कहा जो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल है वो 116 दिन से बढ़कर 139 दिन पर आई है। उसको उन्होंने बड़ा नेगेटिव माना है। उसको कैसे काउंटर करेंगे आप? सो ये जो नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन है सर, उसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो इफ यू टेक द फर्स्ट क्वार्टर, वो फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग का एवरेज होता है। सेकंड क्वार्टर का सेकेंड क्वार्टर का अगेन क्लोजिंग एंड ओपनिंग का एवरेज होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब सेल्स कम होता है तो डिनोमिनेटर इज लोअर, सो नंबर ऑफ डेज इज हायर। सो लास्ट क्वार्टर चलते चलते क्या होता है कि हमारा पूरा रैंप अप हो जाता है सेल्स, एंड अभी हम लोग ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के करीब करीब करने वाले हैं एट द एंड ऑफ द फोर्थ क्वार्टर, फॉर द फोर्थ क्वार्टर। तो इसीलिए नंबर ऑफ डेज वो ऑटोमेटिकली एक लेवरेज के समान नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा। बट वो मेन रीजन नहीं है। मेन रीजन ये है कि हमारे जो इन्वेंट्रीज है वो कंजम्पशन भी होगा, क्योंकि हम लोग काफी हायर लेवल ऑफ सेल, जैसे इस क्वार्टर में हमने करीब 800 किया है, उसका डबल से ज्यादा कर रहे हैं फोर्थ क्वार्टर में। ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है और हमने ट्रेंड देख लिया, वो हो रहा है। तो इसीलिए कंजम्पशन ऑफ इन्वेंट्री विल बी देयर ऑल्सो। इस जो कस्टमर का जो प्रोफाइल है उसमें हम लोग थोड़ा बहुत सप्लाई चेन फाइनेंसिंग भी करेंगे, ताकि हम लोग का टोटल जो है नेटवर्किंग कैपिटल करीब 85 डेज में आ जाए। पिछले साल 85 था। हमने एक प्लान लिखा था कि करीब 70-71 तक आएगा, बट आई थिंक इट विल बी रिमेन बिटवीन 71 एंड 85 डेज, एंड इट विल इम्प्रूव फर्दर। हम ये भी कह रहे हैं कि कंसोलिडेटेड बेसिस पे हमारा कैश फ्लो भी पॉजिटिव होगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टर को बाकी सब चीजों से उतना वो नहीं है, लगाव नहीं है जितना कैश फ्लो से। अल्टीमेटली कैश फ्लो इज रियलिटी। We also understand from the company side, cash flow is reality, and we will perform. ओके, हाँ ठीक है, आपकी बात 2 क्लैरिफाई हो गई। एक पहला प्रश्न के उत्तर में आप क्यों डेविएट कर गए अपनी गाइडेंस के मुकाबले, आपने इसका उत्तर दिया। वर्किंग कैपिटल को लेकर बातचीत भी हो गई। नाउ लेट्स सी, अगर मैं आपके सेगमेंट्स को देखूं, इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूट्स मोर, आई मीन 59 to 60% देन ऑटोमोटिव। आप जो Q4 में रिकवरी की बात कर रहे हैं, ये आएगी कहाँ से? क्या डिलीवर करेगा कि आप अपने फुल ईयर की गाइडेंस को मेट कर जाएं? और दूसरी बात है, यूएस या फिर ओवरसीज मार्केट्स कैसा कर रहे हैं इस वक्त? अगले 2 क्वार्टर्स में ओवरसीज मार्केट्स में आप कैसा करेंगे वर्सेस डोमेस्टिक? थोड़ा सा इस पर टिप्पणी करिएगा। यस, सो ओवरसीज मार्केट में हम लोगों ने कंपनी टेक ओवर की है। दो कंपनियां खरीदी है एक्चुअली, एक यूएस में और एक कनाडा में। तो एज यू नो, जियोपॉलिटिकल थोड़ा था, ट्रम्प साहब भी कुछ कह रहे थे, तो वो सब थोड़ा मेरे ख्याल से कूल ऑफ हो चुका है। और हम लोग अब वी कैन लुक फॉरवर्ड टू ग्रोथ, नॉट ओनली ग्रोथ ऑफ देयर बिजनेस, उनकी वजह से हमको यहाँ पे इंडिया में भी काफी बिजनेस आने वाला है, एंड हाई क्वालिटी बिजनेस जिसमें आपके प्रॉफिटेबिलिटी हाई रहेगा। इट इज वेरी फिट फॉर आवर काइंड ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियो, जिसमें लो वॉल्यूम ऑफ पैच साइज एंड हाई टेक एंड हाई एंड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो वो दैट इज द ब्रॉड कमेंट्री ऑन दी फॉरेन बिजनेस जो बाकी ज्योग्राफी में होने वाला है। और जो आप पूछ रहे हैं कि ये 1700 करोड़ अचानक कहाँ से आएगा, ये एक्चुअली 4-5 सेक्टर में आ रहा है। एक तो ऑटोमोटिव सेक्टर में आ रहा है, दूसरा स्मार्ट मीटर छोड़ के जो बाकी इंडस्ट्रियल है उसमें आ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमको नए क्लाइंट्स मिले हैं। एरोस्पेस में हम लोग ऑर्डर एग्जीक्यूशन के फेज में आ चुके हैं। तो उसमें बहुत दिन से हमारे पास ऑर्डर है, ऑलमोस्ट 1 साल से अगले 10 साल के लिए ऑर्डर है हमारे पास। और उसके ऊपर आप देखा जाए तो इन रेलवे ऑल्सो नॉन कवच प्रोडक्ट्स देयर आर सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स। तो ये सब में ग्रोथ होगा। आपके आईटी में भी हमारे जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सर्वर्स हैं उसका भी एग्जीक्यूशन होगा। तो ये सब मिला के जो है टोटल पैकेज कोई वाइल आप 1 साल का देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई एक सेगमेंट जा रहा है ऊपर। जैसे पहले ऑटोमोटिव जाया करता था, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल आया, फिर वो उसकी वजह से उछाल हुआ। उसके बाद में देखा जाए तो आपके जो है स्मार्ट मीटर की वजह से आया। तो इस बार यू कैन से इट इज सभी सेक्टर से इक्वली कंट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन जयराम जी, मेरा सवाल आपसे ये, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। आपने सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लिया, लेकिन जो हॉट प्रोडक्ट्स है, सेमीकंडक्टर और हाई टेक्नोलॉजी सेगमेंट्स, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। इस पर क्या रोड मैप है आपके?
जरूर जरूर। सो हमने पहले भी कहा था कि हम लोग जो है इंटीग्रेटेड प्लेयर है। इसका मतलब ये है कि हम लोग ओसैट बिजनेस की वजह से नहीं कर रहे हैं। ओसैट बिजनेस उसका जो लिंकेज है ईएमएस बिजनेस में क्या बेनिफिट मिलता है हमको ऑन द कॉस्ट साइड, ऑन द रेवेन्यू साइड, उसकी वजह से कर रहे हैं। सेम थिंग पीसी बोर्ड बिजनेस। तो हमने जो भी नया ग्रॉस ब्लॉक डाला है, जैसे कि 3200 करोड़ का जो हमारे इन्वेस्ट टोटल कैपेक्स है हमारे सेमीकंडक्टर के लिए, और 1400 करोड़ का जो है पीसी बोर्ड के लिए, कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमको ईएमएस में भी एक तरह से बूस्ट मिलेगा। आप सबसे पहले मैं लेना चाहता हूँ पीसी बोर्ड बिजनेस। पीसी बोर्ड बिजनेस जो है पीसीबी एज इन हाईटेक पीसीबीज एज ए कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट 10% करीब आता है। दैट मीन्स एक प्रोडक्ट यदि 100 रुपए में आप बेच रहे हैं, 10 रुपए पीसीबी का कॉस्ट है। तो आप उसको फ्लिप साइड में देखेंगे कि तो हमारे 1400 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसमें 1400 करोड़ की पीसीबी आएगी, और उसके कंकरेंट 15,000 करोड़ का ईएमएस बिजनेस भी है उसके साथ। क्योंकि पीसी बोर्ड कस्टमर तब बनाता है जब उसके पास नया प्रोडक्ट रहता है। तो आप पहले यदि उनके साथ एंगेज करेंगे तो हमारे चांसेस फॉर गेटिंग द ईएमएस बिजनेस आल्सो इज हायर। तो ये जो स्पेस को लेकर भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है जयराम जी। बिल्कुल मैं समझ गई आपकी बात सर, और तहे दिल से बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने ब्यूटीफुली और अच्छी तरीके से एनालिसिस के साथ आंसर करने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स एज वेल। ओके, तो ये बात हो गई केन्स के मैनेजमेंट के साथ। एक बार फिर से रखिएगा चार्ट। और सर देखिए जिस तरीके से रिकवरी आई है आज इंट्राडे में, और लगातार हम चर्चा भी कर रहे थे, एक लेसन जो केन्स टेक ने आज बिहेवियर दिखाया है, क्या होगा? पहले तो एक बार इसका इंट्राडे में रिकवरी वाला फिर से देख लेते हैं, और करीब करीब 10% का। देखिए श्रेया, मैंने ना अभी एक चीज़ जो सीएनबीसी आवाज़ पर थोड़ी सी बंद की है ना, वो ये है कि एक जो हम अगर कोई व्यू लेते हैं वो सही होता है तो उसके ऊपर वो वीडियो चलाना वो करना, क्योंकि वो गलत भी जाते हैं, तो इसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन आज जो पॉइंट मैं सुबह रेज़ किया था, और सुबह एक्चुअली हमने इसको जब रिकवरी के साइन आ रहे थे तब बात की थी कि अब यहाँ पर शॉर्ट फंस जाएंगे और यहाँ से शायद अभी स्टॉक ग्रीन में भी आएगा। और अगर इंटरडे में 10-11% का रिकवरी है, आज का केन्स का प्राइस मूव जो है ना, वो एक लेसन होना चाहिए आपको। अगर रिजल्ट की और उसके आगे की चाल की समझ नहीं है तो मत करें ट्रेड, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक हेडलाइन नंबर देखकर लेजीनेस में कहेंगे कि बस स्टॉक नीचे आज मैं बस शॉर्ट कर दूं, तो काम नहीं चलेगा। 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो कितना गिर चुका है स्टॉक ये आधा हो चुका है अपने हाई से। दूसरा, पोजीशनिंग कैसी है, आगे का आउटलुक। अच्छा, आज हेडलाइन बन गई हर जगह कि केन्स सेज कि विल नॉट मीट गाइडेंस। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? अगर आपने 9 महीने में अपनी गाइडेंस का 54% ही करा है, तो आप गाइडेंस मिस करेंगे। ये हो सकता है कि Q4 Q3 से कहीं बेहतर हो और उसके बाद भी आप गाइडेंस मिस कर दें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप 9 महीने में 54% कर रहे हैं, सिंपल लॉजिक है। मतलब 9 महीने अगर आपने आधा करा है तो लास्ट क्वार्टर आपका बेहतरीन से बेहतरीन होगा, तब भी आप गाइडेंस मिस करेंगे। तो सिर्फ उसको देखकर शॉर्ट ना करें, थोड़ा सा एनालिसिस करें और थोड़ा सा सेक्टोरल एक पोजीशनिंग देखें। सेक्टर में इस समय एक टेलविंड चल रही है ईएमएस में, तो उसका आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट टॉप कैश कॉल ले लेते हैं, उसके बाद एक स्पेशल सेगमेंट लाइंड है आप सबके लिए। कैश कॉल लेंगे हम अमित जी से, सौमिल जी से, राजेश जी से। गुड आफ्टरनून अमित जी, बताइए आपकी कैश कॉल। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, मैं इस समय रैमको सीमेंट्स के साथ जाऊंगा। रैमको सीमेंट एक बेस से बाहर आ रहा है, स्टॉक में कंटिन्यूसली हाई लोज बन रहे हैं रैमको सीमेंट में। करंटली इसका प्राइस है 1162 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1140 का, और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 1200 रुपीज के। ओके, अमित जी का कॉल है रैमको सीमेंट्स 1162 पे। सौमिल, आपका ट्रेड, कैश ट्रेड? मेरा कैश ट्रेड होगा ABSL AMC। ABSL AMC में अभी एक बाउंस आया है 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से लास्ट वीक, सॉरी, और आज के दिन में 10 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके फिर से एक अपमूव शुरू हुआ है। सो दिस इज बेसिकली एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड फिर से शुरू हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। स्टॉप लॉस रखेंगे 790 पर और टारगेट होगा 850। बिरला सन लाइफ AMC सोमिल जी को कैश में पसंद आ रहा है। राजेश जी, कैश में आप क्या पिक कर रहे हैं? मिड कैप में बहुत ज्यादा अच्छा कह सकते हैं, ट्रैक्शन अच्छा है। तो IFP इंडस्ट्रीज का चार्ट देखें, मुझे लगता है एक अच्छा रिवर्सल वाला चार्ट है, कॉन्ट्रा चार्ट है। 1180 के आसपास चल रहा है, 1160 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट सेट के करीबन 1220 से लेके 1240।
IFB इंडस्ट्रीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने कुछ एनबीएफसीज को बड़ी राहत दी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अलावा कुछ खास ऐलान किए गए हैं। यतिन से समझ लेते हैं क्या है वो ऐलान। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बहुत सारी चीज़ों के लिए आरबीआई ने एक कड़े और जो बहुत कंप्लायंस वाइज नॉर्म्स थे उनको ईज करने की बात की है। उसके लिए डिस्कशन पेपर आएगा। सबसे पहले गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज के बारे में बात करते हैं, जिसके बाद मनप्पुरम फाइनेंस जैसी कंपनियों में थोड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिला। 1000 ब्रांचेस से ज़्यादा अगर आपको गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज की खोलनी है तो पहले आरबीआई की परमिशन लगती थी, लेकिन अब आरबीआई ने वो पॉलिसी जो है रिलैक्स कर ली है और 1000 ब्रांचेस के ऊपर अगर आपको ऐड करनी है ब्रांचेस तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आप बिना आरबीआई की मंजूरी के इसको खोल सकते हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टिंग कंपनीज हैं और जो प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं इनके लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि 1000 करोड़ से नीचे के ईयूएम जहां पब्लिक फंड्स को एक्सेस ना किया जाए, ऐसी कंपनियों को भी जो है आरबीआई कंप्लायंस नहीं करना होगा। अभी अगर हम देखें तो अगर आपका जो इनकम है मेजॉरिटी वाइज अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स से आता है तो आरबीआई का अधिनियम आपको लगते हैं, आरबीआई का लाइसेंस आपको लगता है, कंप्लायंस फॉलो करना पड़ता है, लेकिन वहां भी छूट देने की जो है गुंजाइश आरबीआई ने आज की है। दोनों ही मुद्दों पे आरबीआई एक डिस्कशन पेपर निकालेंगे और कहीं ना कहीं इसके लिए दोनों ही स्टॉक्स मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस और बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज में आज आपको थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। 1 2 3 चेक ऑडियो करूँ का है रिकॉर्ड। आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? मेरा हो गया ना लिंक, मुझे लगा वीरू शुरू करेगा, मैं ही शुरू कर देता हूँ रात में 11:55। जहाँ तक कि डीलिंग का सवाल है 4.5 दबा दोगे तो लाख हो जाएगा। आपका नया लुक किससे इंस्पायर्ड? मेरी जगह पे वीरू बैठे हुए हैं तो मैं उनकी जगह पे बैठा हूँ। कभी अपने में थोड़ा ज़्यादा डांस कर। एक्चुअली में यहाँ मोमेंटम देखने को मिल रहा है 550-560 रुपए के बीच में। इससे पहले टैरिफ्स की बात करते हैं जो भारत के लिए अमेरिका ने रखे हैं आसियान रीजन में। और सौरभ जी अरे आवाज ओके बिल्कुल। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से लेके डीलिंग रूम चेक से लेके ब्लॉक डील से लेके क्यूआईपी से लेके एफएनडो से लेके कोई भी कुछ भी हो, सेबी से लेकर E20 हो, स्टॉक्स इन न्यूज़ हो, न्यूज़ रूम का माहौल हो, सेंस ऑफ ह्यूमर हो, खाने पीने का हमारे लिए इंतज़ाम करना हो, कुछ भी करना हो तो हमारे ऑलराउंडर यतिन जी। और देखिए आज यतिन का लास्ट डे है सीएनबीसी आवाज़ के साथ, एक फैबुलस जर्नी का एक लास्ट डे। और पूरे नोटिस पीरियड में भी यतिन ने पूरी शिद्दत के साथ काम किया। इवन आज लास्ट डे पर भी एंड तक उन्होंने सारे लिंक्स किए। आशीष, वीरू और श्रेया भी हैं यहाँ पर ऑब्वियसली, और मुझसे ज़्यादा एक्चुअली आशीष और वीरू ने यतिन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो आई थिंक थोड़ा सा बेटर रहेगा कि मैं थोड़ा सा आशीष और वीरू को समय दूँ थोड़ा यतिन के बारे में बोलने के लिए। मुझे लग रहा था यहाँ पे एक हाँ कुछ कह रहे हो? कहो यार, आप कहो पहले आप। तो मुझे लग रहा था आज यहाँ पे एक मुशायरा होगा। नहीं होगा, अब तो करना पड़ेगा। अब तो करना पड़ेगा। तो मैं उससे प्रीएम्प्ट करके 4 लाइनें लिख के लाया। एक मिनट आप लोग रुकिए जरा। वाह वाह वाह। लिख के लाए आप। गला थोड़ा सा यतिन जी जा रहे हैं तो मोता भाई की रिसर्च का ऐसा था जलवा, जैसे गर्मा गर्म कहाड़ी का देसी हलवा। आय हाय। चाहे मार्केट बुल हो या बैठा हो बेयर, यतिन भाई के पास होती थी हर राज की लेयर। खबरें तो ऐसी कि निफ्टी भी शर्मा जाए, आपका डेटा देख अच्छे भी घबरा जाए। वो एक्सेल की फाइलें, वो डेटा का जाल, आपके बिना यहां न्यूज डेस्क का क्या होगा हाल। नई मंजिल पर भी आपका अपर सर्किट लगा रहे, खुशियों का पोर्टफोलियो हमेशा आपका हरा रहे। वाह सर, वाह 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 वाह। इरशाद। चलिए वीरू, अब आप भी कुछ 4 लाइनें बिल्कुल कर देंगे। 4 लाइनें तो नहीं लिखी, 4 लाइनें तो नहीं लिखी, लेकिन
मेरे ख्याल से यतिन को जाने हुए लगभग 12-15 साल हो गए मुझे। हमारी पहचान हुई थी एक यात्रा से, विदेश यात्रा से। हम पहली बार उस पर मिले थे, खूब मौज की थी हमने उस यात्रा पर भी। उसके बाद मेरे ख्याल से 18 या 19 में यतिन ने ये कहते हैं आवाज़ ज्वाइन किया और बड़ा अच्छा रहा। मतलब ये मेरा उनके साथ सफ़र बहुत अच्छा रहा। एक डिस्टेंस था दोनों न्यूज़ रूम्स के बीच में, लेकिन स्टिल मतलब, और एक बताऊं, यतिन का इंफॉर्मेशन नेटवर्क है ना, उसको सलाम है। मेरे ख्याल से करियर में कभी ना कभी दोबारा मिलेंगे। बहुत अच्छा रहा ये सफ़र यतिन के साथ। अनुज, अब सर आप कुछ बोले उससे पहले, क्योंकि मैंने भी 4 लाइन लिखी थी। हालांकि मैंने, आप उस समारोह में थे नहीं तो मैंने पढ़ दिया था, लेकिन फिर से जनता के सामने, वीरू सर के सामने पढ़ना चाहूँगी और हमारे पैनल के सामने। तो यतिन जी से मैंने पूछा, यतिन का मतलब क्या है, ज़रा हमें भी बताएं, यतिन का मतलब समझाएं। तो यतिन सर ने थोड़ा रुक कर, हंस कर, गर्व के साथ कहा, साधु। साधु नहीं, साधुओं का साधु। ऐसा साधु जो सबको राह दिखाता है, सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाता है, नंबर्स ब्रेकिंग क्वेश्चन सब यही तो लाता है, ऑफिस में माहौल बनाता है और सबको रोज हंसाता है, ठहाका लगाता है। तो साधु जी, जहां भी आप जा रहे हैं ऐसे ही हंसते हंसाते रहिए। वी विल मिस यू। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, वी विल मिस यू यतिन। और सच बताऊं तो मुझसे किसी ने पूछा कि यतिन को कौन रिप्लेस करेगा, तो मैंने कहा यतिन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, है ना। तो ये मतलब दिल से बोल रहा हूँ मैं। और यतिन, खैर हम टच में रहेंगे ऑब्वियसली। और आप ऑब्वियसली, आई एम श्योर यू आर सेट फॉर बिगर थिंग्स, बेटर थिंग्स। और जहाँ भी आप जाएं खूब सक्सेसफुल हो और ऐसे ही आप अच्छा करते रहें, यही हमारी आपके लिए मनोकामना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज आपका, आपकी पूरी टीम जो CNBC आवाज़ में लगातार नंबर्स ला रही है। बजट के दिन से लेके अभी तक नॉन स्टॉप हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि ट्रेड डील हो, RBI पॉलिसी हो, बजट हो, ये इतना एक्शन पैक्ड वीक था मेरे लिए। मुझे लगता है कि जो वर्क प्रेशर में हमारी टीम ने काम किया है और जो आउटपुट आया है, जो नंबर्स आए हैं, सोशल मीडिया पे तो आवाज़ नंबर 1 ही है, लेकिन जो बार का डेटा है, विदाउट स्लाइसिंग डाइसिंग, हम ये कह सकते हैं कि दर्शकों से हम लोग का जो जुड़ाव है, जो प्यार हमको दर्शकों ने दिया है, मुझे दिया है, नहीं भूलूंगा। और बहुत मेरे लिए इमोशनल मोमेंट है। लेकिन सभी दर्शकों का, मेरी आवाज़ की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और देखिए, जो बात यतिन कह रहे हैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक व्यूअर ने 4 लाइनें ऑलरेडी भेज दी हैं। मार्केट ऊपर जा रहा हो या फिर खा रहा हो गोता, एक ही आदमी जानता है, वो है यतिन मोता। ये एक व्यूअर ने मुझे अभी भेजी है। तो मतलब जो बात यतिन कह रहे हैं कि एक तो देखिए CNBC आवाज़ की व्यूअरशिप और एक हमारा कनेक्ट। और राजेश जी, आप तो काफ़ी साल से जुड़े रहे हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अनुज जी, डेफिनेटली कहना चाहूंगा। और मुझे अभी भी याद है, हम जब मिलते थे तब हमारी बातें होती थी, तब हम शेयर करते थे। तो मुझे हमेशा ये स्ट्राइक होता था कि इनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती थी, और जो हम बाद में कभी सुनते थे। लेकिन हमेशा मैं इस चीज से इम्प्रेस रहा। और यतिन जी, आपको ऑल द बेस्ट। और सच में, और विल बी इन टच। बिल्कुल। चलिए फिर। बहुत मजा आया। इतनी जल्दी समय निकल गया, ऐसा लगा कुछ महीनों पहले ही मुलाकात हुई थी। इतना न्यूज़ रूम में हलचल, यतिन के ऐसे जलवे हैं। आपने वो जो केक कटिंग सेरेमनी देखी, ऐसे सुबह से 5 केक तो इनके नाम के कट चुके। पता नहीं कहाँ की टीमें लाके केक इनसे कटवा रही हैं। गजब जलवे इनके। और हम लोग सब वाकई न्यूज़ रूम में, ऑन एयर, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत मिस करने वाले हैं। आप बहुत मिस करने वाले। चलिए यतिन, ऑल द बेस्ट। और आज फिर डीलिंग रूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? करेंगे, ड्यूटी पूरी करेंगे। ड्यूटी पूरी करेंगे, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। और खैर, जुड़ते हैं थोड़ी देर में वापस। मीनवाइल मार्केट पर वापस आते हैं और एक और पैनल में हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं। अब कविता जी जुड़ी हैं, उनसे ट्रेड ले लेते हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून। कविता जी, बताइए क्या ट्रेड रहेगी आपकी? Good afternoon, everyone, and all the best, Yatin sir. All the best for all your future endeavors. As of now, trade is on Blue Star. Blue Star अपने एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देते हुए है, अपने एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड फ्रॉम हियर फेवरेबल होगा। With a stop loss of 1850, one can approach for 1895, 1920 price target.
चलिए इस बीच लेके आइए आप ब्लू स्टार के बाद जरा आप एक आईटीसी, थोड़ी सी आईटीसी को इस डिस्कशन में ड्रैग करते हैं। आईटीसी का मेगा रिवर्सल और आज की स्कैंडल ने मेरे ख्याल से 100 मिलियन प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, बड़ा एक रिवर्सल दिया है। 20 जनवरी से लेकर अब तक की पूरी प्राइस रेंज को एक सिंगल कैंडल में जिसे कहते हैं ना, एनगल्फ कर लिया इसने। आप कितना वेटेज देंगे इस प्राइस को, या फिर आपको लगता है कि नहीं, एक बार 330 पार होने दो, 20 डे में रीगेन करने दो, फिर कोई एवरेजिंग या फिर कोई नया लॉन्ग का व्यू बनाना चाहिए आईटीसी पर? आईटीसी पे वेरी क्रूशियल सपोर्ट्स अराउंड 300, डेफिनेटली बहुत ही टेम्पटिंग फिगर है ये, कि यहाँ से एक अच्छा मीडियम टर्म का रिवर्सल मिल सके। लेकिन आई डोंट वांट टू जंप द गन। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा सा बेसिंग आउट पैटर्न बने और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट मिले, दैट वुड बी अ बेटर एंट्री पॉइंट। भले थोड़ा सा ऊपर मिले। 40 डेली मूविंग एवरेज जो है एक्सपोनेंशियल, दैट इज अराउंड 346-47, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तब जाके मुझे लगता है कि एक मीडियम टर्म हम रिविजिट करके व्यू पॉजिटिव साइड पर ले सकते हैं। लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म, यस, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 317 पे, और किसी की अगर पोजीशन है तो 317 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के 40 डेली मूविंग एवरेज तक का एक टारगेट रख सकते हैं, दैट इज 345-46। ओके, आईटीसी पर ये व्यू हो गया। चलिए अब वक्त हो रहा है धमाकेदार ऑप्शंस का। धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे हम मानस जी से, अरुण जी से और कविता जी से। तो कविता जी, शुरुआत करते हैं आपसे ही, बताइए ऑप्शंस में क्या पिक कर रही हैं आप? तो ब्लू स्टार के ही ऑप्शन के साथ जाएंगे। 1880 के ऑप्शन में आप पोजिशनिंग कर सकते हैं। 49 के प्रीमियम पर अभी ट्रेड कर रहा है। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 60-63 आप ब्लू स्टार के 1880 के कॉल में बाई करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 42। कहता जी, आपके रूम में एसी कौन सा लगा हुआ है इस वक्त? जब से आई है ब्लू स्टार ऑप्शन में भी, फ्यूचर्स में भी ब्लू स्टार है। मानस जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा ऑप्शंस में? जी, तो देखिए बंधन बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। बंधन बैंक में हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो 160 वाला कॉल ऑप्शन जो 4.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 7 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। बंधन बैंक ये अच्छा लग रहा है मानस जी को ऑप्शंस में। अब अरुण जी, आप अपनी पिक बताएं। श्रेया जी, बजाज फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। लगभग सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर आज स्टॉक निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो एट द मनी कॉल लेने की सलाह है। 980 के कॉल ऑप्शन को बाई करें। अराउंड 20 रुपए के आसपास चल रहा है। 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। 27 से 28 रुपीज तक के टारगेट इस कॉल ऑप्शन में आ सकते हैं। तो 980 के बजाज फाइनेंस के कॉल को लॉन्ग करके चल सकते हैं। बजाज फाइनेंस को लॉन्ग करना है। अच्छा, थोड़ी देर पहले आईटीसी की चर्चा हो रही थी और आईटीसी और गॉडफ्रे में आज अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। दरअसल सूत्रों के हिसाब से कंपनी ने सिगरेट का दाम बढ़ा दिया है और बढ़े टैक्स की भरपाई के लिए ये कदम उठाया गया है। पूरी खबर समझते हैं हमारे सहयोगी मंगलम मालू से। मंगलम, गुड आफ्टरनून। बताइए, आज जिस कदर तेजी देखने को मिल रही है दोनों ही सिगरेट स्टॉक्स में, कारण क्या है और उसको थोड़ा डिटेल में समझाएं। आईटीसी आज टॉप निफ्टी गेनर है और गॉडफ्रे भी डबल डिजिट्स में गेन कर रहा है, क्योंकि हमें ये पता चला है कि जो हायर प्राइस के सिगरेट्स हैं वो सब मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। याद है आपको, Jan 1 को जब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था कि Feb 1 से 40% जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी टबैको पर बढ़ा दी जाएगी, उस वजह से इन कंपनीज को 25 से लेके 40% तक का प्राइस हाइक लेना पड़ सकता है। वो एक्सपेक्टेड था, बट Feb 1 तक सब वेट ये कर रहे थे कि शायद बजट में कोई ट्वीक आ जाए, पर वैसा कोई डिटेल्स में नहीं था बजट के फाइन प्रिंट में। तो इन कंपनीज़ ने कहा कि अब प्राइस हाइक लेनी ही पड़ेगी, तो इस वजह से ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं अब मार्केट में आ गए हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें तो गॉडफ्रे की जो 100 mm की सिगरेट है वो पहले 240 रुपये पर पैक पे मिलती थी, अब वो 300 रुपये पर पैक पर हो गई है। तो 25% का प्राइस हाइक है। और ऐसे ही वेरियस सिगरेट लेंस को अगर आप देखें तो 15 से 30% के आसपास प्राइस हाइक्स कंपनीज़ ने दिखाई हैं। ये प्राइस हाइक बाय इटसेल्फ बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है, ये नॉन नेगेटिव है, क्योंकि अगर इन्होंने प्राइस हाइक्स नहीं ली होती तो इनके एबिट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता। बट क्योंकि इन्होंने प्राइस हाइक ले ली है, दो चीज़ें हमें मॉनिटर करनी पड़ेगी। सबसे पहली कि वॉल्यूम्स पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा,
और दूसरी बात ये कि क्या ये प्राइस हाइक्स सारे टैक्स को कवर करती है या नहीं, क्योंकि अगर उसे नहीं करती है तो एबिट पे इम्पैक्ट आएगा ही और वॉल्यूम पे वैसे ही इम्पैक्ट आने वाला है। आज ये स्टॉक्स चल रहे हैं क्योंकि ऑल ऑफ जनवरी इन स्टॉक्स ने काफ़ी करेक्शन देखा था। जी शुक्रिया मंगलम इस पूरी जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। आईटीसी के अगर आप देखें इस तेजी के पीछे का एक पॉसिबल औचित्य कारण हो सकता है। अब चलते हैं, काम करते हैं, चार का चौका पिक करते हैं। सस्ता ऑप्शन मानस जी के सौजन्य से आएगा और एफएनओ सुपरस्टार राजेश सतपुते जी, चार के चमत्कार सोमिल मेहता जी देंगे आज, और जो मिड कैप फंडा है आज नीरव वोरा जी देंगे। सस्ता ऑप्शन मानस, बताइए इस बाजार में इस वक्त निफ्टी अच्छा कर रहा है, ऑलमोस्ट दिहाई की ट्रैजेक्टरी को हम फिर किस करते हुए क्या पिक करेंगे आप? तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए मनापुरम पे मेरा ध्यान है। मनापुरम ने कुछ शायद ये 4 या 5 दिन पहले अपने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, वहां से रिकवरी देखने को मिली, कंसोलिडेशन देखने को मिला, बट फाइनली आज हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मनापुरम का 300 वाला कॉल ऑप्शन जो 11 रुपए 70 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। 8 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 20 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया। ओके, मणिपुरम की 300 की कॉल। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? विनय जी देखिए, औरोबिंदो फार्मा पे मेरी नजर है। औरोबिंदो फार्मा का अगर चार्ट देखें, इन पर्टिकुलरली अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है 1180 का एक अच्छा सपोर्ट बना है। पिछले 2-3 दिन से ये जो ठंडा पड़ रहा था यहाँ से पलट रहा है, तो 1180 के हिसाब से देखें तो 1175 का 1175 का स्टॉप लॉस लगा के औरोबिंदो फार्मा बाय करे। अगर मैं सही हूं तो इसका टारगेट बनता है 1220 का, अगर वो सरपास होता है तो 1240 तक का स्विंग मिलेगा औरोबिंदो फार्मा। तो फार्मा एफएनओ सुपरस्टार में पिक हो गई। चार्ट का चमत्कार सोमिल जी, क्या चुना है आपने? मैंने चुना है बजाज फिनसर्व। बजाज फाइनेंस दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बजाज फिनसर्व में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है। इस समय 10 डेली, 20 डेली और 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके फिर से एक नया मोमेंटम शुरू हुआ है ऊपर की तरफ। मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में ये फिर से ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ग्रेट सेटअप। यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन भी हुआ है 4 ट्रेडिंग सेशन में, जो मुझे लगता है ऊपर की तरफ टूटेगा। स्टॉप लॉस है 1983 और टारगेट होगा 2090। बजाज फिनसर्व चार्ट का चमत्कार के लिए अच्छा लग रहा है। डेज हाई पर ऑब्वियसली क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। मिड कैप फंडा, नीरव जी क्या चुना आपने? तो आज का जो मेरा पिक है वो है सिटी यूनियन बैंक। करीबन 340 का हमारा टारगेट है, 1 साल का व्यू है। इसकी बात करें तो जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस हमने देखा है Q3 में बहुत ही बेहतरीन था। एडवांसेस और डिपॉजिट्स का जो ग्रोथ देखा है वो ऑलमोस्ट 21% से बढ़कर के आया है दोनों के लिए, एंड सिक्वेंशियली भी काफी अच्छे आंकड़े रहे हैं। निम एक्सपांड हुआ है ऑलमोस्ट 3.6% के करीब, जो कि 26 बिप से बढ़कर के आया है। ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स भी बहुत ही बेटर लग रहा है, और मैनेजमेंट ने भी जो ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ का जो गाइडेंस दिया है वो करीबन 2 to 3% अबाउट द सिस्टम का रखा है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ऑल द पैरामीटर्स आर वेरी पॉजिटिव। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, कैपिटल ग्रोथ भी बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। ऑलमोस्ट नेक्स्ट 2 साल के लिए मोर देन 20% का एक CAGR टर्म्स पे हमें लग रहा है। निम्स भी सपोर्टिव है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये जो छोटी वाले बैंकें में जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा, एंड 340 का टारगेट लेकर आप इसमें निवेश कर सकते हो। सिटी यूनियन बैंक पसंदीदा स्टॉक, नीरव जी को अच्छा लग रहा है पर्टिकुलर। काउंटर निफ्टी इन ग्रीन आने की कोशिश, इनफैक्ट 6 अंक ऊपर है। अब चलिए लेकिन आपको FIs और DIs के बिहेवियर बताते हैं। Q3 में FIs ने फिनेंशियल, टेलीकॉम, रियल एस्टेट और ऑटो में भरोसा जताया है, और Q3 में FIs और DIs देखें तो इन्होंने कैसा एक्शन लिया सेक्टर स्पेसिफिक, इसको और डिटेल में समझते हैं। कंचन से, कंचन बताइए FIs और DIs की तरफ से कौन सा सेक्टर ज़्यादा अच्छा लग रहा है उनको, कौन सा सेक्टर कम पसंद आ रहा है? जैसे हम काफ़ी लंबे टाइम से देख रहे हैं कि जो FIs की चाल है वो हमें थोड़ी सी धीमी होती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट जिस तरीके का आउटफ्लो इस टाइम पे मार्केट के अंदर देखने को मिला है, और वही रीज़न है मार्केट में हमें इतनी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली है। बट एट द सेम टाइम अगर DIs का बिहेवियर देखें तो वो अच्छा खासा देखने को मिला है। अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक इस टाइम पे बात करी जाए तो देखिए BFSI, टेलीकॉम,
केमिकल्स में जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाया गया है। अगर ऑन एन एवरेज 22 सेक्टर्स को अगर हम देखें तो 15 में से जो एफआईएस की हिस्सेदारी है वो हमें इस क्वार्टर में जो है घटती हुई नजर आई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 सेक्टर में अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने अपना 65% का इन्वेस्टमेंट किया है। डीआईएस की बात करी जाए तो उन्होंने प्राइवेट बैंक में अपना रुझान दिखाया है और यहाँ पे करीब करीब 35% का जो एलोकेशन है वो किया है। अब डायरेक्टली वो चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं लेके आती हूँ जिससे आपको पिक्चर और भी ज्यादा अच्छे से दिखाई देगी। एफआईएस का डेटा आपकी स्क्रीन पे आने ही वाला है जिसमें उनको जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सेक्टर्स लग रहे हैं वो है बीएफएसआई, टेक, ऑटो, ऑयल एंड गैस और साथ में हेल्थ केयर। होल्डिंग की इस टाइम पे बात करी जाए तो प्राइवेट बैंक में इनकी करीबन 46% का एलोकेशन है, टेलीकॉम में 25%, रियल एस्टेट में 19% और रिस्पेक्टिवली ऑटो और हेल्थ केयर में भी इसी तरीके का देखने को मिला है। अब हिस्सेदारी को बढ़ाया कहाँ गया है वहां पे देख लेते हैं। बीएफएसआई यहाँ पे हमें 50 बेसिस पॉइंट्स का एक अपमूव देखने को मिला है। सेम हमें ऑयल एंड गैस की बात करें तो 80 बेसिस पॉइंट्स का, यहाँ पे टेक में 330 बेसिस पॉइंट, ऑटो में 20 बेसिस पॉइंट्स का अपमूव देखा गया है। इसके अगर बात करें हम इसके बाद डीआईएस की तो इनका रुझान भी प्राइवेट बैंक्स में काफी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 35% ये एलोकेट करके बैठे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल, एनबीएफसी, ऑयल एंड गैस भी इनको इस टाइम पे पसंद आ रहा है और इसी लिहाज से इनका जो एलोकेशन है साल दर साल हम बात करें तो इन्हीं सेक्टर्स में हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ईएमएस में 370 बेसिस पॉइंट्स, टेक, टेलीकॉम, पीएसयू बैंक और हेल्थ केयर रिस्पेक्टिवली आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ गया है। तो यहाँ पे जो रुझान है एफआई और डीआई अपना बढ़ाते हुए दिखाए। जी हाँ, तो ये है इंस्टीट्यूशनल मनी का फ्लो। मीनवाइल निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आएगा 25666, यानी हम डी हाई पर हमने एक स्विंग हाई क्रिएट किया था ओपनिंग के बाद ही तुरंत, उसके बाद सेकंड स्विंग हाई क्रिएट किया 12:02 पे और ये थर्ड स्विंग है जिसमें आप 25,668 पे डी हाई पर। और मतलब क्या हुआ कि आप कल 3-8 का स्विंग हाई काटते हुए गुड। कुछ ड्राइविंग फोर्सेस हैं, मैं आऊँगा उस पर, लेकिन अब कुछ ऐसे फोर्सेस की बात करते हैं जो कि दशा और दिशा तय करते हैं। जी हाँ, एसबीआई, ये नंबर्स जो कि पीएसयू बैंक्स के लीडर का जो इस बार के नंबर्स अगर आप देखें अच्छे रहे, बट एसबीआई क्या करेगा? गौरव से बात करते हैं और 7 फरवरी यानी कल इनके नतीजे आएंगे। क्या एक्सपेक्टेशन है गौरव, क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार? जी, अगर हम बात करें एसबीआई की तो कहीं पे एक अच्छा एडवांसेस ग्रोथ हमें बैंक की तरफ से देखने को मिल सकता है। ये याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और इस बैंक के तरफ से 13% का एक ग्रोथ जो है लोन बुक में देखने को मिल सकता है और इसी के साथ साथ डिपॉजिट ग्रोथ में लगभग 10% की जो बढ़ावत है वो देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर हम नंबर्स की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम वहाँ पे एक 8% की उछाल जो है हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें अदर इनकम की तो ट्रेडिंग गेन जो है वो ऐसे ही स्टेबल रहेंगे और इसी की वजह से एक 30% की उछाल जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वहाँ पे देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से पीपीओपी जो कि प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहाँ पे 19% की ग्रोथ। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें प्रोविजंस की तो एफआई थर्ड क्वार्टर ऑफ एफआई 25 में कहीं पे जो प्रोविजंस थे वो काफ़ी ज़्यादा कम थे क्योंकि एक कोविड का अकाउंट जो था वो उस टाइम पे आ गया था, उससे रिकवरीज आ गई थी और इसी की वजह से इस प्रोविजंस में एक बड़ा नंबर हमें एक बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है और इसी की वजह से प्रॉफिट जो है वहाँ पे एक 4% की ग्रोथ। अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो लगभग स्टेबल ही रह सकते हैं, 2 to 3 बेसिस पॉइंट की इनफैक्ट एक उछाल देखने को मिल सकती है जो कि एक पॉजिटिव वे में देखा जाएगा अगर इससे बड़ा नंबर आया तो। एसेट क्वालिटी जैसे हमें पता है कि एसबीआई की एसेट क्वालिटी में हमेशा ही कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था और इस क्वार्टर में भी कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ ऐसे अलार्मिंग देखने की ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टर्स को। आखिर में अगर हम बात करें एक्सपेक्टेशंस की तो यहाँ पे नज़र बनी रहेगी क्योंकि सबसे पहले लोन बुक की बात करते हैं। एसबीआई ने कहा था कि जो ग्रोथ रहेगी बैंक की वो 12 to 14% में रहेगी, तो यहाँ पे कैसे उनकी कमेंट्री रहती है क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में ये जो ग्रोथ है क्या वो 14% के पास रह सकती है या 12% के पास रहेगी, वो देखना जरूरी रहेगा। दूसरा जो है वो कमेंट्री एसेट क्वालिटी पे, ना कि बस बैंक के लिए बट एसबीआई की जो कमेंट्री रहती है वो एसेट क्वालिटी को लेके ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती है, तो वो देखना ज़रूरी रहेगा। और आखिर में मार्जिन्स पे क्या उनका कहना है क्योंकि जैसे हमने देखा है कि आज के एमपीसी मीटिंग में ये जो रेपो रेट है वो तो स्टेबल रहा है, तो आगे जाके बैंक की तरफ से मार्जिन्स में उनको कैसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो देखना जरूरी रहेगा। बट ऑल इन ऑल नंबर्स की बात करें तो एक स्टेबल नंबर और अच्छा एडवांसेस ग्रोथ बैंक की तरफ से इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्टेबल नंबर रह सकते हैं एसबीआई के। अब देखते हैं कि कमेंट्री कैसी रहती है। शुक्रिया गौरव आपका। और कंचन आपसे समझेंगे कि बीएससी साथ ही औरबिंदो फार्मा के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं रिजल्ट्स को लेकर। जी, शुरुआत करते हैं बीएससी के नंबर्स के साथ। नंबर्स में यहाँ पे शार्प जंप हमें सीक्वेंशियल बेसिस में देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू फ्रंट की बात करी जाए तो 1236 करोड़ यहाँ पे रजिस्टर नंबर हो सकता है। इबिटा फ्रंट पे भी अच्छा खासा उछाल है, इनफैक्ट मार्जिन्स भी यहाँ पे सीक्वेंशियल बेसिस पे आपको सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा जंप आया है। देखिए, जो मार्जिन्स हमें सुधरते हुए दिखाई दी है
बिकॉज जो टॉप लाइन है वो भी हमें अच्छी खासी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट शेयर के लिहाज से बात करी जाए तो देखिए एफएनओ नोशनल टर्नओवर में देखें तो बीएसई का थर्ड क्वार्टर में 42% से ज्यादा का हमने मार्केट शेयर देखा। साथ में अगर ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर देखा जाए तो वहां पे भी इनका मार्केट शेयर करीब करीब 25% से ऊपर का नोट किया गया है। डेरिवेटिव की वॉल्यूम्स देखी जाए तो वहां पे भी शार्प रैंप अप हमें देखने को मिला है Q3 में, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वहां पे एक इंक्रीज हमें आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट जो नई लिस्टिंग है उससे भी यहाँ पे एक अच्छा खासा बूस्ट मिला है, कॉर्पोरेट से भी अच्छा खासा बूस्ट मिला है। तो बीएसई के नंबर्स हमें Q3 में शानदार देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं ऑरबिंदो फार्मा के नंबर्स की यहाँ पे बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे भी पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिल रहे हैं। अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो 8,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू यहाँ पे दर्ज हो सकता है। पैट और मार्जिन्स भी यहाँ पे अच्छे खासे सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चीज नेगेटिव है, जो यूएस की सेल है वहां पे 7% का हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो इनकी जेनरिक दवाई है रेवलिमिड उसमें थोड़ा सा पार्शली ऑफसेट देखने को मिला है। लेकिन जो इनकी चाइना की ओएसडी फैसिलिटी है वहां पे एक ब्रेक इवन की एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है, जिससे जो रिलायबिलिटी है और कॉस्ट एफिशिएंसी है स्पेशली यूरोपियन मार्केट्स में वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब यूरोपियन मार्केट की बात हुई है तो इनकी सेल्स देखी जाए तो यहाँ पे भी 12.5% का साल दर साल इंक्रीज देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ जो इनकी रीच है वो भी हम देख रहे हैं कि काफी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब प्रोग्रेस आपको ये देखनी होगी कि जो उनका पेंजी प्लांट है जो इस टाइम पे अपने फाइनल स्टेजेस में है गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए, वहां पे किस तरीके की मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है और केपेक्स को लेके मैनेजमेंट आगे क्या बोलता है। लेकिन दोनों ही नंबर्स स्टेबल हैं। दोनों नंबर स्टेबल हैं। चलिए अब हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ के सीईओ नवीन कुलकर्णी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। नवीन जी गुड आफ्टरनून। नवीन जी क्या एक सेंस बन रही है कि अब हमारी मार्केट थोड़ा आउट परफॉर्म करे और इवन ख़राब ग्लोबल क्यूज में आज हम नहीं गिरे और वो ट्रेड डील के बाद एक थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम लौटा है, तो क्या थोड़ा पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करें आप? क्लियरली अभी तो लग रहा है कि इंडियन मार्केट्स स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। मुझे दो कारण दिख रहे हैं। एक, अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल का ओवरऑल कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे तो दोनों साल सिंगल डिजिट में ही रहा है। FY25 तो बहुत ही लो सिंगल डिजिट रहा है, FY26 प्रॉब्ली 7-8% पे होगा, तो बहुत ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आया, जिसके वजह से मार्केट्स ओवरऑल डीरेट हुए। इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स रहे हैं उसके वजह से भी करेंसी पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहा है। अभी जो FY27 के जो अर्निंग्स ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है वो डबल डिजिट लेट से 13-14% के करीब मुझे लगता है कि काफी इजीली मीट हो जाएंगे। इसके अलावा जो जीरो पॉलिटिकल टेंशन है वो कम हो रहे हैं, जिसके वजह से करेंसी में स्टेबिलिटी आएगी एंड आरबीआई भी मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगी इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस और लिक्विडिटी इंक्रीज करने में। तो ओवरऑल मार्केट स्टेबिलिटी प्लस अर्निंग्स ग्रोथ मुझे आता हुआ साल काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और आउट परफॉर्म करने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नवीन जी, पर कहीं कहीं पर जब Q3 के नंबर्स के बाद हमें ये आहट, ये एक सेंस मिल रहा था कि माइट बी द वर्स्ट इज ओवर। जैसे इन्फोसिस ने अपने जो टॉप लाइन गाइडेंस को जब रिवाइज किया उसके बाद लग रहा था, फीलिंग आ रही थी, है ना, अच्छी खबरें आ रही थी। कभी मिड कैप आईटी में कुछ कंपनियों ने बड़ा कैश यूटिलाइज किया, अपना ओवरसीज एआई अधिग्रहण किया उन्होंने यहाँ पे। बट सडनली अगेन इस एआई एंटरप्राइज टूल का जो शोर था वो वॉल स्ट्रीट को, नैस्डैक को और हमारे आईटी सबको मतलब झकझोर गया। आईटी पे आपका टेक क्या? और वो लोग जो एक मन बना के बैठे थे कि शायद थोड़ा सा एवरेज आउट करें, थोड़ा सा हंटिंग करें आईटी में, उनके लिए आपका व्यू क्या है इस वक्त? जहाँ तक आईटी सेक्टर का सवाल रहा है, लास्ट अगर दो साल या 2.5-3 साल का अगर आप थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा है और वहाँ पे रिटर्न्स भी बेहतर बने हैं, लेकिन जो मेन जो बल्क लार्ज कैप आईटी स्पेस है वो ज्यादातर ट्रेडिंग बैंड में ही रहा है। आप मान के चलिए 14-15 टाइम सीबी एबिटा पे लोग खरीदते थे, लेट्स से फ्रंटलाइन स्टॉक है कोई इन्फोसिस हो गया, एंड 17-18 टाइम पे मतलब बिक जाता है, राइट। सो वो ट्रेडिंग बैंड में चला है मोस्टली आईटी सेक्टर फॉर द लार्ज कैप, जो ऐसे सेक्टर का जो मल्टीपल डिटरमाइन करता है। लेकिन अभी जो चेंजेस आ रहे हैं सेक्टर में, ये मुझे लग रहा है कि ये ओवरऑल फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्राइसिंग लेवल पे डिसरप्टिव है। वो जो ग्रोथ रेट आ सकता है वो अंडरशूट करने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि होगा क्या कि जितने टूल्स बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से जब कंपनीज अपने
कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूशन पे आएंगे या रीनेगोशिएशन पे आएंगे, तो नंबर ऑफ मैन आवर्स बिलिंग के जो चैलेंजेस है वो मुझे बढ़ते हुए थोड़े दिखाई दे रहे हैं। उसके वजह से मुझे लग रहा है कि जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो 2 से 3 साल में जो हम सोच रहे प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो शायद थोड़ा अंडर स्टेट हो, उसकी वजह से डी रेटिंग की संभावना थोड़ी बढ़ रही है। आईटी कंपनीज में मुझे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं लगता है, लेकिन जो ग्रोथ का जो चैलेंजेस है वो मुझे लग रहा है कि बढ़ सकता है, उसकी वजह से डी रेटिंग की संभावना ज्यादा है। तो वो एक सीरियस कंसर्न है और ये कंसर्न मुझे लग रहा है कि 6 या 8 महीने और चलेगा। ओके, डी रेटिंग की संभावनाएं हैं, आईटी स्पेस में कंसर्न है ग्रोथ को लेकर, तो फिलहाल आईटी पे ये आपका टेक हो गया। नवीन जी गुड आफ्टरनून, लेकिन ईएमएस स्पेस को लेकर आपकी राय क्या है? केन्स के नंबर्स आए, उतने अच्छे लग नहीं रहे थे, लेकिन फिर मैनेजमेंट कमेंट्री और निचले स्तरों से केन्स देखिए क्या सुधरा है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, एम्बर तो गेनर्स में शुमार है आज, और जिस तरीके से बजट में ईएमएस स्पेस को लेकर अनाउंसमेंट 40,000 करोड़ का, तो यहाँ पर आपका टेक क्या होगा? साथ ही क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया है क्या इस पूरे स्पेस में? अगर मैं डिस्क्लेमर, कोई दिक्कत आ रही है उनके ऑडियो से? तो हमारा ये स्पेस में एक्सप्लोजर है और हमने हाल ही में हमने थोड़ा सा जब जो भी करेक्शन। नवीन जी आपसे बात नहीं हो पा रही, आपके वॉइस काफ़ी ब्रेक हो रही है, तो दोबारा कोशिश करेंगे आपको जोड़ने की और ईएमएस स्पेस पर जो आपकी राय है उसको सुनने की। लेकिन फिलहाल मार्केट देख लेते हैं सर, जिस तरीके से अच्छी रिकवरी आई है निफ्टी में, अब मतलब निचले स्तर से अगर आप देखें तो अच्छी रिकवरी, ग्रीन हम क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। शानदार है। इनफैक्ट 2 बजे जैसे मैं कह रहा हूँ ना, 2 बजे हमने शो की शुरुआत की थी ना, तभी एक सेंस बन गई थी कि कुछ मार्केट में अच्छी रिकवरी आ रही है। क्लोजिंग स्ट्रैटेजी खैर हम थोड़ी देर में लेंगे, लेकिन श्रेया एक दो स्टॉक्स हैं जो आपको बता रहे हैं किस तरीके की मार्केट है इस समय। आप एक बार टीवीएस मोटर देखिए, जरा डे हाई पर आ गया। एंजल वन की इंट्राडे रिकवरी देखिए आप, किस तरीके से वो स्टॉक डे हाई पर आया है और किस तरीके से रिकवर हुआ। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जांपल है मेटल्स, जिस तरीके से मेटल्स में आज इंट्राडे रिकवरी आई है और मेटल्स इनफैक्ट अब इंडेक्स ग्रीन पर है, ये देखिए। और ये आज एक्चुअली सबसे अच्छी ट्रेड्स अगर रही तो लॉन्ग इन मेटल्स एंड लॉन्ग इन केन्स। आज 2 ट्रेड चली सबसे ज़्यादा इंट्राडे में, अगर 2 ट्रेड चली तो ये 2 ट्रेड चली। अच्छा नवीन जी ईएमएस स्पेस पर जवाब दे रहे थे। नवीन जी वो सॉरी लाइन कट गई थी, बताइए आपका प्रोग्नोसिस ईएमएस स्पेस पर। जहाँ तक ईएमएस स्पेस का सवाल है, हमने भी हमारा एक्सपोजर थोड़े हमारी स्कीम्स में थोड़ा बढ़ाया है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि ईएमएस स्पेस में रिटर्न्स ठीक ठाक बनने चाहिए। इन्वेंट्री के जो थोड़े बहुत इश्यूज थे आई थिंक वो कम हुए हैं, ग्रोथ वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। चैलेंज इसमें ऑब्वियसली लास्ट टाइम वाले जो वैल्यूएशन है वो रीच करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है कि अगले 1 साल के लिए अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। 20-25% रिटर्न बनने की संभावना मुझे काफी ठीक लगती है। ओके, मीनवाइल एक बार हिटाची इंडिया देखिए आप जरा, ऑलमोस्ट सेकेंड सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ 15% ऊपर। ये जो पावर स्टॉक्स हैं या कैपिटल गुड्स से रिलेटेड स्टॉक्स हैं नवीन जी, इनमें आपके कोई प्रेफर्ड पिक्स हैं क्या? जहाँ तक कैपिटल गुड्स का सवाल है, अगेन पावर रिलेटेड स्टॉक्स है, ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड स्टॉक्स है, मुझे लग रहा है कि वो सेक्टर काफी ठीक करेगा, क्योंकि जो लग रहा था कि मार्जिन्स काफी सीरियसली कंप्रेस हो सकते हैं वो मुझे नहीं लग रहा है कि होगा, और नतीजे मुझे लग रहा है कि ठीक आ रहे हैं और आगे भी जाके ठीक आएंगे क्योंकि ऑर्डर बुक्स का सबके काफी स्ट्रांग है। तो पावर रिलेटेड स्टॉक्स स्पेशली इन कैपिटल गुड सेक्टर और जो केपेक्स की भी जो घोषणाएं हो रही है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर काफी ठीक करेगा अगले 1 से 2 साल। अच्छा, ये इस वक्त फार्मा में और हेल्थ केयर में, अब आप चाहे वो सीडीएमओ को ले लें, जेनरिक कंपनियों को ले लें, आप हॉस्पिटल स्टॉक्स को ले लें, आप डायग्नोस्टिक को ले लें, सबसे अच्छा क्या लग रहा है आपको इस बार ये इस प्राइस पे? सीडीएमओ स्पेस जो है वो काफी एवरग्रीन स्पेस है और वहाँ पे काफी कंपनी स्पेसिफिक हो जाता है, लेकिन जो कंपनीज अच्छे नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देंगे। तो सीडीएमओ स्पेस मुझे लग रहा है कि काफी एक्साइटिंग स्पेस रहेगा। हेल्थ केयर एज अ सेक्टर काफी हाई ग्रोथ सेक्टर अभी भी है, वहाँ पे अगेन थोड़े बहुत स्टॉक स्पेसिफिक देख सकते हैं, लेकिन इन जनरल अगर मैं हेल्थ केयर स्पेस की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि 15% रिटर्न
द नेक्स्ट 1 ईयर बहुत ज्यादा लाइकली है अक्रॉस द स्पेस। तो ये स्पेस काफी अट्रैक्टिव है और तो दोनों स्पेस मुझे काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन शायद सीडीओ में सेलेक्ट पिक्स में ज्यादा रिटर्न बन सकते हैं और हेल्थ केयर जो स्पेस है वहां पे मुझे लग रहा है कि 15% ब्रॉड रेंज रिटर्न बनने की संभावना काफी ज्यादा है। ओके नवीन जी, आज एफएमसीजी पैक 2.5% तेज है और इसका एक बड़ा कारण आईटीसी है, 4% ज़्यादा की तेजी है। पर्टिकुलर काउंटर सिगरेट के दाम बढ़ाए गए हैं, उसका मतलब उस एक रीज़न वो बताया जा रहा है आईटीसी में एक तेज़ी को लेकर। आपका टेक क्या है ऐसे काउंटर्स पर, आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप और पूरा एफएमसीजी पैक, अगर आपसे पूछूं? जहां तक सिगरेट कैटेगरी का सवाल है, वहां पे अगर हम देखेंगे जो टोटल टैक्स हाइक है वो काफी ज्यादा है और वो अभी जो दाम बढ़ाए गए हैं वो मुझे समझ में आ रहा है अराउंड 30-35% के करीब बढ़ाए गए हैं। तो इससे ब्रॉडली स्पीकिंग जितना मुझे समझ में आ रहा है कि जो ड्यूटी हाइक हुई है वो पास ऑन किया गया है, इंक्रीमेंटल बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा ये सेक्टर में आगे जाके वॉल्यूम ग्रोथ के चैलेंजेस काफी सीरियस रहेंगे, कॉन्ट्राबैंड सिगरेट के चैलेंजेस बढ़ेंगे, जबकि सेक्टर शायद फिर भी थोड़ा ठीक करे, लेकिन जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनकी वॉल्यूम्स में काफी ज्यादा प्रेशर रहेगा बिकॉज ऑफ मल्टीपल चैलेंजेस, एक तो दाम और दूसरा कॉन्ट्राबैंड सिगरेट्स। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो सिगरेट एबिट ग्रोथ रहेगा वो नेक्स्ट 1 से 2 साल प्रेशर में रहेगा। तो ये जो स्टॉक्स है ये काफी ज्यादा गिर गए थे, उस हिसाब से एक बाउंस बैक आया है, बट यहाँ से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करना ये सेक्टर से मुझे लग रहा है टफ है। ओके, तो एफएमसीजी पे नवीन जी का टिक है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस वीकेंड सर। इंडेक्स बखूबी चलते चलते नीचे से अगर आप देखें संभलते संभलते वो छोर अनुज नीचे का 25,500 संभल गया, प्रिसाइसली 50-100 का जोन, और आपने आज के सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन को आखिरकार जाते जाते टच कर ही लिया। दैट्स 25700। क्लोज कैसा रहा और मंडे मॉर्निंग के लिए व्यू अनुज? बिल्कुल, देखिए क्लोज कैसा रहा उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, हिताची और नायका दोनों डे हाई पर बंद हो रहे हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगर आप देखें तो हिताची ऑलमोस्ट 15% के सर्किट पे बंद हो रहा है और नायका ऑलमोस्ट करीब 7.5% पर ऊपर बंद हो रहा है। मैं क्यों इन दोनों स्टॉक्स पर फोकस करना चाह रहा था, इसलिए नहीं क्योंकि आज सुबह हमने इन दोनों को बिग स्टॉक्स में लिया था, वो अपनी जगह है, इसलिए कि मार्केट अच्छी न्यूज़ को अच्छे से रिवॉर्ड कर रहा है। ये समझना ज़रूरी है। ये जो मार्केट है ये किसी भी एंगल से ये थका रही है ज़रूर, ये आपको 2020 से 24 वाले रिटर्न्स नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन ये किसी भी एंगल से ख़राब मार्केट नहीं है। और आज मार्केट ने एक टेस्ट पास किया है वीरू। आज देखिए, आज बहुत आसान था ये एज्यूम करना कि ग्लोबल क्यूज़ इतने ख़राब हैं, बस अब आज मार्केट गिर जाएगा आज, लेकिन आज निफ्टी ने क्या शानदार लेवल डिफेंड करा है। देखिए आप 25,450 से 25,500 का वो जोन जो है उसको मार्केट ने डिफेंड किया और मार्केट ने मूव ऑन किया उसको लेकर, और अब मार्केट का टेक्सचर जो बाय ऑन डिप्स का है। बस एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर आप पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो हेज जरूर लेकर जाएं। भले ही आपको लगे कि नहीं यार हेज क्यों लूँ मैं, कल को उससे तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो आपको ना सिग्मा इवेंट से बचा देगा। सिग्मा इवेंट क्या होता है, जैसे ओवरनाइट चांदी 40% नीचे है या फिर कमोडिटी नीचे है, ऐसे कल को मान लो कुछ भी हो जाए ग्लोबल मार्केट में, तो उससे आपको बेसिकली बचा देगा। जब तक आप 25,450 के ऊपर हैं तब तक ट्रेंड मजबूत है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत लिमिटेड मौके हैं, आपको जहां मजबूती है वहीं रहना है। और एक चीज़ आज जो मेटल इंडेक्स ने किया है ना, मेरे लिए वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको ये बता रहा है कि बस ये एक वन वे ऐसा नहीं है कि बस ओवरनाइट मेटल गिरा तो मेटल स्टॉक्स गिर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और इनफैक्ट आज सबसे ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मेटल्स ने दी है, और ये मुझे लग रहा है एक और स्पेस है जो अगले हफ्ते शायद आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, क्योंकि आज इसने एक बहुत ख़राब एनवायरनमेंट में, ग्लोबल एनवायरनमेंट में ठीक ठाक रिटर्न्स दिए, तो उस हिसाब से ये एक और स्पेस होगी जिस पर हम वॉच आउट करेंगे। लेकिन मार्केट की क्लोज अच्छी है। श्रेया बीटीएसटी ट्रेड ले लें? जी, बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड शुरू करते हैं। कविता जी बताइए क्या चुनेंगे मंडे के लिए आप? तो ईएमएस स्पेस से मुझे लग रहा है डिक्सन का क्लोजिंग काफी अच्छा है, 11,517 के लेवल पर है, 11,900 12,000 तक के लेवल बनने चाहिए। ऑप्शन के साथ पोजीशनिंग कर सकते हैं, 11,500 के कॉल को लेकर जा सकते हैं, 433 के लेवल पर है,
550 620 तक के मूव बनने चाहिए। चाहे तो इसे हेज कर सकते हैं ऊपर में आप 12,200 के कॉल को सेल करके। ओके, डिक्सन टेक। अरुण जी, आपका ट्रेड मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेन जी, एनबीएफसीज में नीचे से काफी अच्छा मोमेंटम है, तो एबी कैपिटल को लॉन्ग करने की सलाह है। 348 के आसपास चल रहा है, 344 का स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है 356 356 तक स्टॉक जाना चाहिए। तो मोमेंटम फाइनेंशियल्स के साथ ही है, तो इस एबी कैपिटल को बीटीएसटी लेके जा सकते हैं। एबी कैपिटल। मानस जी, आप क्या कैरी करेंगे? तो देखिए, कोटक बैंक में खरीदारी करके जाएंगे अनुज जी। यहाँ पर स्टॉक ने 10 एंड 22 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। करंट लेवल से इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस आपके 417 417 रुपए रहेंगे और टारगेट 435 रुपए के रहेंगे। कोटक डेज हाई पे क्लोज होने की तैयारी। राजेश सातपुते जी, क्या कैरी कर रहे हैं सोमवार के लिए? श्रेया, देखिए मेरी नजर टीवीएस मोटर्स के चार्ट के ऊपर है। बेहतरीन चार्ट है, कंसोलिडेशन है। ये 3700 का इसने जो सपोर्ट है, जो बेस फॉर्मेशन है, उसको रिस्पेक्ट किया, वहीं से ये पलटा है। तो एज ए बीटीएसटी देखिए श्रेया, इसका टारगेट होगा करीबन 3850 से लेके 3900। तो अच्छा टारगेट यहाँ पे आ रहा है। सो टीवीएस मोटर लेके जाइए। स्टॉप लॉस होगा 3740 का। ओके, अमित जी, आपका ट्रेड? ये माफ कीजिएगा, सोमिल जी, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा टाइटन पर। टाइटन ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। अभी लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में एक फ्लैग पैटर्न बनना जो मुझे लगता है ऊपर की तरफ टूटेगा। 20 और 10 डेली मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट साथ में ही है, वहां पे सपोर्ट लेके फिर से आज पॉजिटिव मोमेंटम है। स्टॉप लॉस रखेंगे 4065 पर और टारगेट होगा 4300। ये अपनी ट्रेड असल में क्या हो गया ना, वीरू 13 दिन से लगातार काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो आजकल पता नहीं चलता कि ना कि ट्रेड हो गई या नहीं हो गई। अमित जी, आपकी ट्रेड आज? अनुज जी, मैं एक्सिस बैंक के साथ जाऊंगा। एक्सिस बैंक एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में था और आज पुल बैक यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। स्टॉक 10 और 20 डमा से वापस एक रिवर्सल दिखा रहा है। 10 डेमा यहाँ पे रिगेन हो गया है, तो एक्सिस बैंक बाय करना है। 1330 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 1365 के रहेंगे। एक्सिस बैंक। वीरू, ब्रेथ हो गई या अभी बाकी? भाई ब्रेथ बाकी है, इतना होश अभी बाकी है, इतना जोश अभी बाकी है, ब्रेथ को लपेट दूंगा। बट बहुत 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 अनुज, ये हफ्ता टायरिंग रहा, बट यकीन मानिए। खैर, ब्रेथ लेके आते हैं, फिर उसके बाद ब्रेथ छोड़ेंगे। और इट्स 79 लॉन्ग्स, और उसके बाद अगर आप देखें 16 में शॉर्ट कवरिंग थी यहाँ पे, स्टिल फार गुड, बट 103 में आप देखें शॉर्ट था और 14 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। और अभी काम करते हैं, आपको स्लाइड्स दिखाता हूँ। और स्लाइड्स में लॉन्ग कहाँ पर था? इंटरेस्टिंगली अर्निंग्स ने डोमिनेट किया इस लॉन्ग की स्लाइड को। सबसे ऊपर आपकी स्क्रीन पे आएगा जहाँ पे लॉन्ग क्रिएट हुआ, ये देखिए हिताची, स्टनर, उसके बाद LIC, ITC में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था। और अच्छा लगा कि ITC जो कि 20 डेमा पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे लॉन्ग्स थे, एम्बर एंटरप्राइजेस, मुथूट फाइनेंस, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप था। अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट कवरिंग की। यहाँ पे आइए देखते हैं किसकी प्रेजेंस है। FSN बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स, हालांकि इसके प्री नंबर्स अलाइनमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। कोटेक में आज सुबह फर्स्ट टिक से जो बैंक डोमिनेट कर रहा था, HUL सारे एवरेज के ऊपर क्लोज, गेल, BPCL मगर आप देखें तो अच्छा यहाँ पे शॉर्ट कवर था। उसके बाद आएगा शॉर्ट बिल्डअप, यूनोमिंडा, सिमेंस पोस्ट नंबर्स, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक, कोफोर्ज कोलैप्स हुआ। कोफोर्ज का कोलैप्स बहुत भारी था, IT के कोलैप्स बहुत भारी थे। कोफोर्ज आप यकीन मानिए आज 200 वेमा पे क्लोज हो रहा है। बाकी सोना, BLW, डिलीवरी, डालमिया भारत, LTI माइंडट्री, HDFC MC सब में लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये मानस कोफोर्ज का नेक्स्ट प्रोजेक्शन क्या आता है? आई मीन ऐसा बिहेवियर मैंने इसका मार्च 25 के बाद पहली बार देखा है। आई मीन एट 100 वेमा क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, दिक्कत तो है, 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी लास्ट में थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला, लेकिन ट्रेंड निगेटिव है। ये भी ध्यान रखिए कि अगर 1540 1530 के नीचे जाएगा तो गिरावट में 1400 रुपए तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ओके, खरीदारी नहीं करनी चाहिए इस गिरावट में। कोफोर्ज पे ये व्यू हो गया। अच्छा, ये हफ्ता तो काफ़ी एक्शन पैक्ड था, लेकिन अगला हफ्ता कैसा रहेगा? कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जिस पर बाजार की नजरें रहेंगी? ये
कंचन से समझ लेते हैं। कंचन बताइए। जी, जैसे कि आपने बोला ये हफ्ता डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हलचल देखने को मिली, लेकिन अगले हफ्ते आपको एक ब्रीदर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सोमवार की बात कर लेते हैं। देखिए एसबीआई के नंबर्स कल आएंगे, लेकिन इसका रिएक्शन हमें सोमवार को आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इकोनॉमिकली यहाँ पे कोई मेजर डेटा नहीं आने वाला है, बट रिजल्ट के लिहाज से यहाँ पे बीएसई, अंबर, साथ में ऑरो फार्मा और जाइडस लाइफ साइंस के जो नंबर्स हैं आते हुए दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं। 10 फरवरी की बात करी जाए तो फेड के जो मेंबर है उनकी यहाँ पे स्पीच आती हुई दिखाई देगी। यूएस का कोर रिटेल सेल्स का डेटा भी इसी दिन आएगा। रिजल्ट्स की बात करी जाए तो अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन, ब्रिटानिया, ग्रासिम, ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज अपने तीसरी तिमाही के नंबर्स पेश करेगी। 11 फरवरी जापान के मार्केट इस दिन बंद रहेंगे, नेशनल फाउंडेशन डे है। यहाँ पे चाइना का सीपीआई का डेटा आएगा, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आएगा और नॉन फार्म पेरोल का डेटा भी इसी दिन आएगा। रिजल्ट्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, अशोक लेलैंड, डिवीज लैब अपने तीसरी तिमाही के नंबर्स प्रेजेंट करेगी। 12 फरवरी की तरफ बढ़ा जाए, इंडिया का सीपीआई का डेटा आएगा और यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा भी इसी दिन आएगा। रिजल्ट्स में बायोकॉन, हिंडाल्को, एचयूएल, मुथूट फाइनेंस, ल्यूपिन जैसी कंपनीज अपने नंबर्स पेश करती हुई नजर आएगी। 13 फरवरी इंडिया का डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन का डेटा और यूएस का सीपीआई का डेटा आएगा और रिजल्ट्स में केफिन टेक्नोलॉजीज, एल्केम लेबोरेटरी, टोरेंट फार्मास्यूटिकल और इन्फो एज अपने नंबर्स पेश करेगी, लेकिन रिलेटिवली एक ब्रीदर है। रिलेटिवली एक ब्रीदर है, जी हाँ। अब वैसे भी आखिरी के कुछ, ये अगला हफ्ता एक्चुअली आखिरी हफ्ता है नंबर्स के हिसाब से। 14 तारीख को अर्निंग सीजन ख़त्म हो रहा है। आज ये नहीं है फ्राइडे फ्लेवर हमारा मूवीज और ओटीटी। आज राजेश जी नहीं है तो वो फ्लेवर नहीं है सर। तो वीरू निपटा देते हैं उसको। वीरू आप निपटा दें। मैं तो आराम करूंगा अनुज, इस बार ओटीटी फोटीटी कुछ नहीं। हाँ। सोना है बस। सर्दी भी आखिरी चरण में है इसीलिए। पर इस बार अच्छा हुआ। मैं अमूमन आता था ना जब मुंबई से बजट के बाद, तो फ्लाइट से उतरते ही लगता था कि गर्मी आ गई है, नहीं, लेकिन इस बार 16 डिग्री टेम्परेचर था, तो सर्दी अभी भी है अनुज। तो सोना है इस बार। हाँ, सोना है, बिल्कुल सोइए आप और रेस्ट करिए क्योंकि मंडे से वापस आना है फुल जोश के साथ। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहां पर अच्छे एक्शन आपको देखने को मिले टुवर्ड्स द एंड। और क्लियरली एम्बर एंटरप्राइजेस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां अच्छे मोमेंटम थे। और एक बार आप लेकर आइए ज़रा भारती एयरटेल का चार्ट। देखिए सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ पर आपको याद होगा और कल सबसे पहले बताया गया था कि क्यों आप भारती को रेडार पर रखेंगे, क्योंकि वो पार्टली पेड अप शेयर्स जो हैं वो एक्सटिंग्विश हो रहे हैं और उसका एक इम्पैक्ट सीधा हायर फ्लोज में मिलेगा और आपने उसका इम्पैक्ट देखा। और आज तो खैर स्टॉक ऊपर है ही नंबर के बाद। इस पर एक चेक लेते हैं। कविता जी एक बार भारती का चार्ट देखिए, कोई व्यू स्टॉक पर? Strong chart on all the time frame. As of now 2037 के लेवल पर है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस 2050 के लेवल पर है, बट अपने सारे एवरेजेस को रीगेन करते हुए है काउंटर। फर्दर स्ट्रेंथ बनते हुए दिख सकती है। काउंटर कैन मूव अप टू 2100 इन एज अ स्विंग ट्रेड अंटिल काउंटर अपने 1990 के लेवल को मेंटेन किए हुए है, बाय साइड पोजीशनिंग की जा सकती है। काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ काउंटर डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी। अच्छा, कौन कौन से काउंटर्स डेज हाई की तरफ बढ़ते हुए और क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं उसमें से रखिएगा स्क्रीन पर। आईसीआईसीआई बैंक ये लगभग 1% की तेज़ी के साथ अब निचले स्तरों से रिकवर होकर डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। एफएमसीजी पैक में आज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, तो टाटा कंज्यूमर रखिए स्क्रीन पर। टाटा कंज्यूमर भी आधा फीसदी करीब करीब अब तेज होकर निचले स्तरों से अगर आप देखें तो ये भी डेज हाई की तरफ क्लोज होने की तैयारी। इसके अलावा मेटल की हम चर्चा कर रहे थे कि मेटल में अच्छी रिकवरी आई, तो हिंडाल्को रखिएगा स्क्रीन पर, यहाँ पे अच्छे मूव्स। श्रीराम फाइनेंस और पूरा एनबीएफसी स्पेस जैसे कि अरुण जी मेंशन कर रहे थे अच्छी तेजी है, तो निचले स्तरों से यहाँ पे भी रिकवरी। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक मानस जी ने चुना था। अरुण जी आईसीआईसीआई बैंक पर व्यू जानना चाहूंगी मैं आपसे, इसने भी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, कैसी लग रही है रिकवरी? देखिए काफी एक्सीलेंट चार्ट नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में एक काफी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। 1415 के आसपास एक छोटा रेजिस्टेंस है, अगर वो निकाल देता है तो मुझे लग रहा है 1440 से 1450 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है, तो एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। 1415 एक छोटा हर्डल है, पोजिशनली 1430 1440 तक स्टॉक जा सकता है। ओके, तो ये बात हो गई आईसीआईसीआई बैंक की, अच्छा लग रहा है ये। अच्छा, आईटीसी पे हमने शायद चार्ट चेक लिया था। मैरिको
के बारे में हम पिछले सेशन में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन एक बार चार्ट देखिएगा एचयूएल का। अमित जी, एचयूएल ने भी आज कोशिश की है 3% की तेजी के साथ एफएमसीजी पैक का ये हाथी चढ़ता हुआ, क्या किया जाए यहाँ पर? जी, इनफैक्ट सारे काफी एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छा खासा ट्रैक्शन है, और अगर हम एचयूएल की बात करें तो स्टॉक 200 डेमा क्रॉस कर रहा है। थोड़ा सा इसका रेजिस्टेंस 2440 के आसपास आता है, अगर वो होता है तो यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिलेगा जो कि इसको 2500 2550 तक लेके जा सकता है। किसी की पोजीशन है तो बने रहे, स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2400 का। ओके एचयूएल, एक बार निफ्टी एफएमसीजी लेके आइएगा जरा प्लीज़, निफ्टी एफएमसीजी। और मैं टुवर्ड्स क्लोज देख रहा हूँ कि शायद अगले हफ्ते के लिए कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो प्रिपेयर कर रही है। मैं सिंस इट्स फ्राइडे और वीकली चार्ट्स को मैं रखूँगा, एक बार रखिएगा। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूँ, ज़रा प्लीज़ इसको नोट करिएगा और देखिएगा। दिसंबर 2009 से मैं आपके स्क्रीन पे स्टैट्स रख रहा हूँ, जब श्रेया एचयूएल पे बात करी थी तो मैं ये इसको नोट कर रहा था। हमेशा 200 वेमा का रिवर्सल एफएमसीजी में पैसे बना के देखे जाता है। नोट करिएगा फरवरी 2020, आप कहेंगे कोविड, ठीक है, उससे पहले अप्रैल 2016, उसके बाद फरवरी 2022 एंड एग्जैक्टली आज और इस हफ्ते निफ्टी एफएमसीजी ने शुरुआत की थी 50,080 से और क्लोज हो रहा है 51,800 पे। दैट सिंपली मीन्स इट्स एन एनगल्फ एट 200 वेमा। सरल शब्दों में कहूँ तो 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, 200 दिन नहीं 200 हफ्ते के एक्सपोनेंशियल एवरेज पे बार पलट गई, पिछले हफ्ते के नीचे खुले और पिछले हफ्ते के हाई को काट के। तो सबसे बड़ा की इंडिकेटर अगर कोई दे रहा है एफएमसीजी में तो वो है इसका वीकली चार्ट्स, और वो एचयूएल, वो डाबर, वो मैरिको, इन सब के और फाइनली आईटीसी के प्राइस बिहेवियर को देखकर विजिबल है। भारतीय एयरटेल एक और स्ट्रॉन्ग बास्केट रही, और ओएमसीज में बीपीसीएल आज अच्छा मूव यहाँ पे रहा, और मेटल्स में वेदांता ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। और एक और चीज़ अगर आप देखें बजाज फाइनेंस, इसके लिए भी ये हफ्ता अच्छा रहा, और ये एक एनबीएफसीज में जो था ना B2 जो थे वो कोलैप्स कर रहे थे। फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे लिए एक और चीज़ अच्छी जो है वो है बीपीसीएल, ये क्या कहते हैं बजाज फाइनेंस, क्योंकि ये आज सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हो रहा है। तो जहाँ तक क्लोजिंग का सवाल है, क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स, क्रिटिकल इंडाइसेस सब अच्छा क्लोज कर रहे हैं। बैंक निफ्टी सेल 60,060 के ऊपर क्लोज हो रहा है, बट एक ही है कमज़ोर कड़ी और वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, दैट्स निफ्टी आईटी। याद रखिएगा निफ्टी आईटी बहुत नज़दीक क्लोज होता हुआ अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज के बहुत नज़दीक। तो वीकेस्ट कंपोनेंट इज निफ्टी आईटी। एक राय एक स्टॉक पे रखूंगा मैं, दैट्स परसिस्टेंट। अमित जी जरा परसिस्टेंट को राय रखिएगा, ये क्लोज 200 EMA के ऊपर आ रहा है, रेंज ब्रीच हो रही है, क्लासिकल राउंडिंग टॉप है, इट्स नेगेटिव पैटर्न। क्या व्यू बन रहा है अगले हफ्ते के लिए इस पर? जी वीरेंद्र जी, परसिस्टेंट की अगर हम बात करें तो स्टॉक अच्छे खासे प्रेशर में रहा है। आज जरूर इसने 200 डेमा से रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी ये कन्विंसिंग नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आने वाले हफ्तों में 5700 टूटता है तो यहाँ हम और बेरिश पैटर्न्स देखेंगे, लेकिन अगर हमें बुलिश साइड में जाना है तो कम से कम इस स्टॉक को 6000 के ऊपर ये निकले कन्विंसिंगली क्लोजिंग बेसिस में, तब हम इसको लॉन्ग साइड पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो अभी नेगेटिव है परसिस्टेंट को लेकर। अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। निफ्टी डेज हाई पर क्लोज हो रहा है, बैंक निफ्टी भी इन ग्रीन और ब्रेथ भी काफी सुधरी इंट्राडे में। कैसी रही क्लोजिंग वीरू जी, और बताइए कौन से सेक्टर ने आज साथ दिया है इस क्लोजिंग में? चलिए क्लोज अच्छा रहा है। अगर निफ्टी पे देखें तो हम वीकली चार्ट्स पे इस हफ्ते मतलब क्या तस्वीर बदली मात्र इस हफ्ते में, है ना। नाउ वी आर अबव ऑल मूविंग एवरेजेस ऑन डेली एज वेल एज वीकली, यानी हम वीकली चार्ट्स और डेली चार्ट्स दोनों को इस हफ्ते रीबिल्ड और जिसे कहते हैं ना रिफर्बिश्ड वो करके ले जा रहे हैं। दैट्स गुड। यही केस निफ्टी बैंक का है, अबव ऑल मूविंग एवरेजेस अब है ऑन डेली एंड वीकली चार्ट्स, दैट्स गुड। और तीसरा कंपोनेंट दैट निफ्टी आईटी जिसका जिक्र मैंने किया था, ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो सेक्टर्स आएंगे आज जिन जिन की प्राइस परफॉर्मेंस अच्छी रही। बैंक्स ने अगर आप देखें पॉलिसी डे के दिन एक ठीक ठाक रिएक्शन दिया, बट सधा हुआ। यहाँ पे 60,000 की कॉल पुट दोनों बिकी हुई है, तो इंडेक्स बहुत दूर जाने के मूड में है भी नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप, मिड कैप थोड़ा सा रिट्रेस हुए और आईटी बैकफुट पे था डिसाइसिवली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो स्टिल इन फेवर ऑफ आई नेगेटिव्स। बाकी फाइनेंशियल्स ने अच्छा किया, ठीक ठाक किया आई मीन इस रेंज बाउंड बाजार में, और एनर्जी स्पेस ठीक ठाक करके गया। उसके बाद रियल्टी ठीक करा था, बट एफएमसीजी ये था जायंट। और मेरे लिए अगर आप देखें तो इस हफ्ते के लिए इंडेक्स को छोड़ के आई मीन हाई ट्रेजेक्टरीज पे तो हम बात ही करते हैं, लेकिन लोअर ट्रेजेक्टरीज में जिस इंडेक्स ने सबसे बड़ा
रिवर्सल जनरेट किया है वो है निफ्टी FMCG 1152 पर 2.25% तेज एंड थैंक्स टू ITC, थैंक्स टू HUL और आपकी स्क्रीन पे ITC टॉप गेनर। बड़े दिनों के बाद ITC आपको हरे रंग में अगर आप देखें लिपटा हुआ नजर आएगा। शायद 1 जनवरी से जो इसको ग्रहण लगा था ना, बस टूटते 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 390 से 320, बट आज फाइनली अगर आप देखें ये कुछ अच्छा करता रहा। तो ये हफ्ते का अंत अच्छा रहा है ना। संडे को जब बजट स्पीच खत्म हुई, STT का प्रकोप था और फिर मंडे फिर ट्यूसडे आते आते चीज़ें ठीक हो गई। क्यों श्रेया? जी बिल्कुल, हफ्ता लंबा रहा लेकिन अंत अच्छा रहा। अब इसी उम्मीद से इस शो को वाइंड अप करेंगे सर, और सीधे मुलाकात होगी अब मंडे मॉर्निंग पैनल में। मंडे जी, सोमवार को। तब तक के लिए बिल्कुल CNBC आवाज़ देखते रहिए। नमस्कार।